हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स हैं सर। एक मिनट, क्या 11th में हम क्या बोल रहे हो 10th? अच्छा हाँ यार सॉरी, तुम लोग तो 11th में हो, पर टॉपिक तो अपन जो पढ़ने वाले वो 10th का है। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, देखो बेसिकली है क्या, अपन है क्लास 11th की अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहे हैं। ये आपको पता है, मुझे भी पता है भली भांति। लेकिन अपन चैप्टर 6 का सीक्वेंस एंड सीरीज जो अपना चैप्टर है, उसके अंदर जो टॉपिक अपन आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। आई नो क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने क्लास 10th स्टूडेंट्स बोला इंट्रोडक्शन में, थोड़ा तुमको छेड़ने के लिए। क्या है कि भैया अपना नियम है कि पढ़ना तो पड़ता है दोबारा कई बार बहुत सारी चीज़ें। जैसे मैथ्स में आप पाइथागोरस थ्योरम जीवन में 3-4 बार पढ़ते हो, है कि नहीं? ठीक वैसे यहाँ पे भी है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने 10वीं में पढ़ा है, 11वीं में उसको और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। स्वागत है आपका मैथ बेंच में, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, whenever you are enjoying the session स्टूडेंट्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब सारा का सारा, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू हमारा यूट्यूब चैनल या फिर वेबसाइट या फिर हमारी ऐप। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। उसके पहले मैंने बताया सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब अपन बिना समय को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के सेशन की कार्रवाई, जिसमें अपन पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में। और ये है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग का सेशन। ठीक है, इसमें अपन कॉन्सेप्ट को समझेंगे और थोड़े एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करेंगे और फिर उस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे पार्ट 2 में। तो ये पार्ट 1 है, ठीक है, सेशन का ध्यान रखना। कई बार व्यक्ति क्या होता है, पार्ट 1 पढ़ के सीधा अगले पे कूद जाता है 2-3 दिन बाद कि अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व करने, नहीं, वो इनकम्प्लीट नॉलेज होता है। ठीक है, चलो कुछ बेसिक डेफिनेशन से शुरू करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होते क्या हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान हो तो अपन ने पिछले सेशन में प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ा था और उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को देख भी सकते हैं। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, प्रोग्रेशंस की परिभाषा में एक वर्ड आया था कि किसी सीक्वेंस का जब आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आ जाए, ठीक है, एक्सप्लिसिट मतलब केवल उसी सीक्वेंस में लगने वाला मैथमेटिकल एक्सप्लिसिट फॉर्मूला जब आ जाता है तब आप उसे कहते हैं प्रोग्रेशन। तब आप क्या कहते हैं उसे? प्रोग्रेशन। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। प्रोग्रेशन की परिभाषा मैंने आपको रिवाइज करा दी कि अगर किसी सीक्वेंस में, सीक्वेंस क्या होता है, जहां आप किसी लॉजिक का इस्तेमाल करके आप क्या करते जाते हैं, नंबर्स को लिखते जाते हैं। ठीक है, एक ऐसा गुच्छा बंच बनाते हैं इन अ पर्टिकुलर फ्लोइंग ऑर्डर, ए बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो वो हो गया सीक्वेंस। लेकिन हर सीक्वेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइम नंबर्स की एक लिस्ट बनाऊं, तो ये जो प्राइम नंबर्स की लिस्ट बनेगी ये एक सीक्वेंस तो होगी, बट लेकिन ये एक प्रोग्रेशन नहीं होगा। रीजन बीइंग कि मुझे प्राइम नंबर्स पता लगाने का कोई एक्सप्लिसिट फॉर्मूला नहीं दिया गया है। ठीक है ना? तो जब आपकी किसी भी सीक्वेंस में कोई एक्सप्लिसिट मतलब यूनिक मैथमेटिकल फॉर्मूला लग जाता है जो कि केवल उस सीरीज पे एप्लीकेबल है, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस पे एप्लीकेबल है, तब आप उसे प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब प्रोग्रेशंस में भी बहुत तरीके के होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये 2-3 टाइप मेन हैं, जिसमें से अपन पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, एक सीक्वेंस को रिगार्डलेस ऑफ फाइनाइट या इनफाइनाइट, उससे फर्क नहीं पड़ता, इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, शॉर्ट में कहा जाए तो एपी। इफ एंड ओनली इफ, ये शॉर्ट फॉर्म है भैया इफ एंड ओनली इफ का। IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहे हैं कि किसी सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दर्जा तब मिलता है जब आप ये देखते हैं कि उनके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, जैसे पहली और दूसरी टर्म, दूसरी और तीसरी टर्म, तीसरी और चौथी टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, ये एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, मतलब वन आफ्टर दी अदर वाली का। ऐसे कोई बोलेगा कि सर 2 और 8 के बीच का डिफरेंस तो 6 है,
तो मुझे 2 और 8 के बीच का डिफरेंस नहीं चेक करना है, मुझे 2 और 4 का चेक करना है, मुझे 4 और 6 का करना है, और 6 और 8 का करना है, एंड सो ऑन। तो जब दो कंसेक्यूटिव टर्म, या हम यहां पे देखें तो क्या लिखा है कि डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, बात वही है, कंसेक्यूटिव टर्म बोलो या इस तरीके से लिखो, वो गैप अगर कंसिस्टेंट है, वो डिफरेंस अगर कंसिस्टेंट है, तो आप उसे एपी कहते हैं। इस कांस्टेंट गैप को, इस कांस्टेंट गैप को या इस कांस्टेंट डिफरेंस को आप क्या कहते हैं, किसकी भाषा में, गणित की भाषा में इसको आप कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है डी के द्वारा। ये सब आपने पहले से पढ़ा है, जब हम बस थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपके पास A1 A2 A3 एंड सो ऑन करके एक AP है, तो उसमें AK+1 माइनस AK, दैट इज ये हो गई आपकी पहली टर्म या जो भी आपकी टर्म आप कंसिडर कर रहे हैं, और ये हो गई अगली टर्म जो उसके बाद आएगी। उन दोनों के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, डी के रूप में यहां पे दिख रहा है, तब आप उसे एक एपी कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये ऐसा नहीं है कि भैया पहली दूसरी या तीसरी चौथी में नहीं होगा, नहीं, कहीं पे भी हो सकता है उसी सीक्वेंस की 24वीं और 25वीं टर्म के बीच का डिफरेंस भी आप निकाल के देखना चाहें। अगर वो कांस्टेंट है, बाकी सबके जैसा ही आ रहा है, तो एपी कंसिडर करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है जी सर। चलो अब यहां देखो, इट फॉलोज दैट इन एन एपी an+1 इज इक्वल टू an+d, दैट इज एनी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है, कह रहे अगर आपको किसी एपी में कोई सी भी टर्म निकालनी हो पहली वाली को छोड़ के, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप एक फिक्स नंबर डी को ऐड करते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी एपी की सेकेंड टर्म निकालनी है, तो आप उसके पहले की टर्म यानी फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। यदि आपको थर्ड टर्म निकालनी है, तो आप सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। अगर किसी सिचुएशन में कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया है, तो इस तरीके से हम एपी निकाल सकते हैं। कई बार किसी क्वेश्चन में एपी दी होगी और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, ठीक है। अब यहां देखो, इसमें अगर आप इन सारे टर्म्स को, ठीक है, प्रोग्रेशन के प्लस साइन के द्वारा जोड़ देते हैं, तो आप उसे अर्थमेटिक सीरीज बोलते हैं, ठीक है। जहां पे आप एडिशन ऑफ टर्म्स की बात पे आ जाते हैं, वहां पे आप सीरीज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जहां पे आप केवल लिस्ट ऑफ टर्म्स बना रहे हैं, वहां पे आप सीक्वेंस का यूज करते हैं, और अगर अर्थमेटिक उसमें लॉजिक दिख रहा है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, ये बात आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गई। कैसे हम किसी एपी को जज करते हैं कि एपी कैसे बन रही है, तो वो हम डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं। अगर हमारे पास कुछ टर्म दी हैं और हमें आगे की निकालनी है, तो हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते हैं और हमें नई टर्म्स मिलती जाती हैं, बशर्ते हमें पहली टर्म पता होनी चाहिए। देखो, जब तक कहानी शुरू कहां से करनी है ये नहीं पता होगा, तब तक आप कहानी बयान नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अपन। देखिए यहाँ पे जनरल टर्म ऑफ एपी की बात हो रही है, ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझना है ना। अब यहां पे देखो क्या कह रहे हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, देन एपी इज a+d a+2d एंड सो ऑन। सर ये थोड़ा समझाइए। देखो मैं आपको समझाता हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं T1 या फिर पहली टर्म जो है, जो अपनी पहली टर्म होगी जो कि हमें हमेशा बताई जाती है, तो वो हो जाता है A1, ठीक है, क्लियर है। अब इसकी जो सेकेंड टर्म होगी वो हमें कैसे प्राप्त होगी, तो सर उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। बहुत जगह पे फर्स्ट टर्म को सिर्फ ए लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे देखूं, है ना, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि पहली टर्म है तो 1 लिखने का क्या ही रोल है, ऐसा कहते हैं लोग। तो आप कहोगे भैया फर्स्ट टर्म में आपने डी ऐड किया तो आपको सेकेंड टर्म मिली, फेयर इनफ। अब ये बात देखना, थर्ड टर्म कैसे मिलेगी, सर थर्ड टर्म मिलेगी सेकेंड टर्म में डी ऐड करके, ठीक है। क्या मेरे पास सेकेंड टर्म की कोई और वैल्यू है जो कि दी गई है, बिल्कुल सर। तो मैं क्या कर रहा हूं, उस सेकेंड टर्म की जगह पे उसकी जो वैल्यू है वो लिख रहा हूं। तो भैया सेकेंड टर्म की वैल्यू थी a+d, क्या थी सेकेंड टर्म की वैल्यू, सर वो थी a+d, ठीक है। और इसके साथ एक जो थर्ड टर्म का d है वो भी मैंने लिख दिया +d, ठीक है।
कोई मुझसे अगर फोर्थ टर्म पूछेगा किसी एपी की, तो मैं कहूंगा भैया थर्ड टर्म में डी ऐड कर दो। उससे क्या होगा, उससे हमारा जो नियम है कि गैप कॉमन रहना चाहिए वो मेंटेन रहेगा। तो उस केस में आप क्या लिखोगे यहाँ पे, अब आप अगर सेकेंड टर्म के बाद थर्ड टर्म को देखो तो वो हो जाएगा ए प्लस डी, ये आया थर्ड टर्म का, और ये फोर्थ टर्म के लिए जो लगाना था वो। ठीक है, अब एक पैटर्न नोट करना बहुत ध्यान से, ठीक है। यहां पे एक भी डी नहीं है, ठीक है, यहां पे एक डी है ना। यहां पे अगर आप देखोगे 2 डी है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 3 डी है ना, 1 2 3। तो अगर ऐसे कोई मुझसे पूछे कि 5वीं टर्म में कितने डी आएंगे, तो मैं कहूंगा भैया इसी पैटर्न को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो 4 डी। 10वीं टर्म में कितने आएंगे, तो भैया 10वीं टर्म में आएंगे 9 डी। मतलब मुझे जो भी टर्म फाइंड करनी है उसमें उससे एक कम डी आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब मल्टीप्लाइड बाय एक कम। ठीक है, 10 टर्म निकालने हैं तो 9 डी किया हमने, फोर्थ टर्म निकालनी है तो 3d किया हमने, थर्ड टर्म निकालती थी तो हमने 2d किया। तो जिस भी नंबर की टर्म हमें निकालनी है उसमें से एक माइनस करके d से मल्टीप्लाई करो। क्या आपको ये पैटर्न समझ में आया, कैसे हमने कोई सी भी टर्म निकाली किसी एपी की बिना पूरे सीक्वेंस को लिखे, बिना पूरे प्रोग्रेशन को लिखे। क्या नियम है उसका भैया, कि आपको जिस भी पोजीशन की टर्म निकालनी है उसमें से एक माइनस करके डी से मल्टीप्लाई कर दो और ए ऐड कर दो, क्योंकि वो ए तो कांस्टेंट है। देखो पहली टर्म में भी है, दूसरी में भी एक है, तीसरी में भी एक है, चौथी में भी एक है, तो 5वीं में भी आएगा, 10वीं में भी आएगा, 100वीं निकालोगे उसमें भी आएगा, लेकिन कितना, ए एक ही बार आएगा। और जो डी है वो जिस टर्म को हम निकाल रहे हैं उसमें से एक माइनस करके मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके फाइनली हमारी nth टर्म निकलती है। ये देखो हमारा फॉर्मूला बन जाता है। क्या है फॉर्मूला भैया, कि an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आधा एपी आपका इसी फॉर्मूले पे निर्धारित है और बाकी आधा सम ऑफ n टर्म्स पे निर्धारित है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ किस तरीके से वो पैटर्न बना और किस तरीके से आप इस फॉर्मूला तक पहुंचे, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, लास्ट टर्म, सर लास्ट टर्म मतलब देखो हर एपी का एंड नहीं होता, कुछ एपी फाइनाइट होती है, कुछ एपी इनफाइनाइट होती है। तो जो भी टर्म हमें निकालने को बोली है हमारे लिए वही लास्ट टर्म बन जाता है, क्योंकि भैया एपी की कोई लिमिट तो है नहीं, आप ऐड करते जाओगे। तो अगर हमें 20th टर्म निकालने को बोली है तो वो हमारे लिए लास्ट टर्म है, अगर हमें 57th बोली है तो वो लास्ट टर्म है। तो किसी भी टर्म को निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वही हम लास्ट टर्म के लिए भी लिख देते हैं कि भैया यही लास्ट टर्म होगी। ठीक है, इफ nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अ फाइनाइट एपी। कई बार सवाल ऐसा आ जाता है कि आपका जो गिवन सीक्वेंस है उसका आपको बोलते हैं कि देखो आपको पूरी मेहनत नहीं करनी है, आपको क्या करना है, जस्ट टू कंफ्यूज अस, वो क्या बोलते हैं कि जो आपकी एपी दी हुई है उसको उलट पुलट करके ये बता दो कि लास्ट से कौन सी टर्म, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि लास्ट से 5th टर्म क्या होगी वो बता दो। ठीक है, इस तरीके के सवाल में आप क्या करते हैं, तो यहां पे जो आपको टेक्निक दी गई है वो ये कि लास्ट टर्म में से जो भी आपको बोला है, मान लो आपको पीछे से 10वीं टर्म बोली है, ठीक है, या 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट बोली है, तो हो सकता है उस एपी में 100 टर्म्स हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है सर। तो उस एपी में अगर 100 टर्म्स होंगी तो क्या 100 की 100 लिखोगे फिर 10 पीछे होगे, नहीं, हम क्या करेंगे, हम लास्ट टर्म निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे n-1 इंटू डी, जहां पे n क्या होगा, हमें जिस पोजीशन की टर्म निकालने को बोली है वो। तो मतलब ये हो जाएगा l माइनस n-1 इंटू डी। तो अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो लास्ट टर्म माइनस 9d, क्योंकि 10-1 कितना होता है, 9 होता है। इस तरीके से हमें लास्ट पीछे से मतलब एंड, फ्रॉम द एंड अगर हमें कोई टर्म निकालने को बोलेगा तो वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, पीछे से 7वीं टर्म बोल दी, 10वीं टर्म बोल दी, तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आसानी से बता सकते हैं। चलो, फॉर व्हेन वी लुक एट एनी टर्म्स, अब देखो यहां पे क्या नया दिया है कि फॉर
when we look at the terms of the AP from the last and move towards beginning, we find that the sequence is an AP with common difference -d. तो जब आप AP को लास्ट से देखना चालू करते हैं, अलग क्या हो जाता है? अलग सिर्फ ये हो जाता है कि जो कॉमन डिफरेंस आपका पहले जिस भी उसमें चल रहा था नोटेशन में, प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि उसका साइन चेंज हो जाता है। मतलब मान लो अगर AP आपकी पॉजिटिव डिफरेंस लेके चल रही थी, तो अब वो वही वैल्यू का नेगेटिव डिफरेंस लेके चलेगी अगर आप लास्ट से देख रहे हैं। तो इसलिए आपका फॉर्मूला थोड़ा सा माइनस साइन वाला हो जाता है। आमतौर पे क्या होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस होता है ना n-1 इंटू डी, लेकिन वो जब आप आगे से देख रहे हैं, तब जब आप पीछे से जा रहे हैं, फ्रॉम द एंड निकाल रहे हैं, तो वहां पे माइनस आ जाता है। बस ये एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है जो कि आप ध्यान रखेंगे तो आपके MCQs वगैरह में अगर कोई सवाल आ गया AP का तो जल्दी से निपट जाएगा। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। अब ये दूसरा फॉर्मूला है, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें अगर हमें कोई बोल दे किसी AP के n टर्म्स का सम निकाल दो, मतलब मान लो 1-2 का बोल देगा तो आप जोड़ के निकाल दोगे। अगर आपको 10 टर्म्स का बोल देगा तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप यूज करते हैं ये फॉर्मूला विच गिव्स यू सम ऑफ n टर्म्स। 10 बोले, 15 बोले, 50 बोले, फॉर्मूला क्या है कि Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला, इसी का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, लेकिन हालांकि वो हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। तो वो है Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, यानी लास्ट टर्म। तो अगर जो आपके पास लास्ट टर्म उपलब्ध है तो आप वो ऐड कर दोगे, परंतु अगर उपलब्ध नहीं है तो भैया फिर आपको पूरा ही करना पड़ेगा इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। ठीक है, क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर, चलिए बहुत बढ़िया। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आपके पास काफी बार यूज होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ ट्रिक दी है। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP डिनोटेड बाय S1 देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज S2 माइनस 2S1। ठीक है, अगर आपको किसी AP का कॉमन डिफरेंस निकालना हो लेकिन उसका आपको सम दिया हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके कि D इज इक्वल्स टू S2 माइनस 2S1 करके अपना आंसर बता सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है? जी सर। अगर 3 नंबर ABC AP में है तो क्या होगा, या 3 नंबर ABC कब कहलाएंगे AP में, जब आपके जो मिडिल वाली टर्म है उसका डबल करने पे पहली और अंतिम टर्म के एडिशन के बराबर आए। फॉर एग्जांपल 3 4 5 मान लो अगर AP में है, अगर आपको चेक करना है तो बीच वाले का डबल करो, 4 का डबल हो गया 8, 5 और 3 जोड़ने पे हो जाएगा 8 बराबर, मतलब वो AP में है। सम प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व 3 और 4 और 5 नंबर्स इन AP। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम में कैसा होता है, आपको सवाल दे देंगे कि इस AP में 3 टर्म है, 4 टर्म है, 5 टर्म है एंड सो ऑन। तो उस केस में आपको AP नहीं पता होती है क्या है, वो आपको निकालना है, वो आपको फाइंड करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ इजी ट्रिक्स हमें यहाँ बताई गई हैं जो कि बहुत काम आती है हमारे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोल रहा है कि भैया किसी AP में 3 नंबर्स हैं, तो आप उनको इस तरीके से पिक करते हैं, A माइनस डी और A प्लस डी। उससे क्या होगा, उससे आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 नंबर बोलता है तो आप इस तरीके से पिक करते हैं कि A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D। इस केस में आपका जो सॉल्व करने की मेहनत है वो काफी हद तक कम हो जाती है, इजी हो जाता है। अगर आप ऐसे नहीं लेना चाहते तो नॉर्मली इंसान क्या करेगा, नॉर्मली इंसान ये करेगा कि पहले वाले को A, दूसरे वाले को A प्लस डी और तीसरे वाले को A प्लस 2D बोलेगा। आंसर तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन करने में समय ज्यादा लगेगा। अगर मान लो 5 टर्म है तो A माइनस डी, A माइनस 2D, A प्लस डी, A प्लस 2D इन दिस प्रॉपर सीक्वेंस। ये मत करना कि हमने पढ़ा है कि A पहली टर्म होती है तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे ना, आप ऐसे ही सीक्वेंस में उसको यूज करेंगे। अगर आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, और ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारे आंसर सॉल्विंग को, क्वेश्चन सॉल्विंग को काफी सिंप्लीफाई कर देता है, मतलब आसान बना देता है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, द सम ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ एन AP इज ऑलवेज सेम। ठीक है, एंड इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। ये क्या कह रहे हैं कि देखिए, यदि आपको सम ऑफ द टर्म्स बोल रहा है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ एन AP, ठीक है,
शुरुआत से जितनी टर्म आपने छोड़ी हैं और अंत से जितनी छोड़ी हैं उन टर्म्स का सम बराबर होगा किसके, फर्स्ट और लास्ट टर्म्स के सम के बराबर होगा। ठीक है, इस पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इसको जरूर यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें क्या है लिखने में या फिर सेंटेंस के फॉर्म में कम समझ आती है, लेकिन वही चीज जब हम क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आती है। ठीक है, चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज हैं एपी की जो कि हम सबको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसका शायद आपको प्रूफ ना करना पड़े लेकिन आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं ये कि इफ द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इंक्रीज डिक्रीज। अब इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है, ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने में, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो कांस्टेंट, तो वो एपी ही रहते हैं। मतलब अपना जो रंग है, अपना जो स्वभाव है वो नहीं छोड़ते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके पास कोई सेट ऑफ नंबर्स हैं जो कि एपी के फॉर्म में आपको दिख रहे हैं, अगर आप उसके सारे टर्म्स में सेम नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड, इन चारों में से कोई एक ऑपरेशन करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका एपी ही आएगा। हाँ, उसके बाद अगर आप दूसरा कोई ऑपरेशन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मतलब बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन्हें हम जनरली मैथमेटिकल ऑपरेशन के रूप में जानते हैं। तो अगर आप वो करना चाहें तो आपकी एपी डिस्टर्ब नहीं होती है। तो उन्होंने यहाँ प्रूफ करने की कोशिश की है कि अगर एपी में के वैल्यू ऐड कर दी और फिर कॉमन डिफरेंस निकाला तो भी एपी बनी रही, कुछ भी कॉमन डिफरेंस उसका नहीं रहा। मतलब कॉमन डिफरेंस में छेड़खानी नहीं हुई। रीजन बीइंग वेरी सिंपल, क्योंकि आपने सेम वैल्यू ऐड की है तो कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं आई होगी। ठीक है, ऐसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं तो आपकी एपी बनी रहती है। अब यहां पे देखो माइनस करोगे तब भी वही मामला होगा, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तब भी वही चीज होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, आपको ये बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके काम आ जाते हैं। अब यहां देखो सेकंड क्या बोल रहा है, यदि किसी सीक्वेंस की nth टर्म, यदि किसी सीक्वेंस की nth टर्म को आप एज अ लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में बता सकते हैं। लीनियर एक्सप्रेशन मतलब क्या होगा सर, लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो 1 होगी। ठीक है, वेरिएबल पार्ट की। तो यहाँ पे देखो n वेरिएबल होगा, a और b तो अपने कांस्टेंट वैल्यूज होंगे, नंबर्स होंगे, तो उस केस में वो AP ही रहता है। ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हो, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये रहा उसका प्रूफ, जिसको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा कुछ काम होगा नहीं, आराम से आपको एग्जाम में खाली क्वेश्चन ही आएंगे, कुछ खास वो नहीं आएगा। ठीक है, प्रूफ वाला पार्ट। चलिए इसके बाद क्या लिखा है भैया, इसके बाद लिखा है कि यदि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, यदि किसी सीक्वेंस के n टर्म्स का सम आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूप में दिख रहा है तो फिर वो एक AP का SN होगा, मतलब AP का सम ऑफ n टर्म्स होगा। तो यहां से आप एक रेफरेंस ये भी ले सकते हैं, जब भी आप अगर चेक कर रहे हो कि आपने जो बनाए हैं या जो आपको क्वेश्चन दिया गया वो सही है कि नहीं है, तो AP का जो nth टर्म होगा वो लीनियर फॉर्म में होगा और AP के सम का जो वो होगा आपका फॉर्मूला होगा वो हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, यानी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी। उससे ज्यादा है तो मतलब वो शायद वो AP का फॉर्मूला नहीं है। ये आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि कल को मान लो MCQ आता है, आपको 4 ऑप्शन देते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा किसी भी AP का सम का फॉर्मूला हो सकता है, तब आप ये चेक करोगे किसकी पावर 2 है, उससे ज्यादा पावर है या उससे कम है, तो फिर आप उसको बोल दोगे कि नहीं भैया आप AP के सम तो नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपने पहले भी देखा है, हमने किया भी है कि यदि आपको nth टर्म फाइंड करनी हो या कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो उस टर्म तक के जितने भी टर्म्स हैं, उस टर्म तक के जितने भी सीक्वेंस के नंबर्स हैं उनका सम माइनस पिछले टर्म तक के सारे नंबर्स का सम, तो आपको मिल जाता है आपका कॉमन डिफरेंस, सॉरी nth टर्म। ठीक है, अब यहां से हमारे एग्जाम्पल शुरू हो रहे हैं, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करेंगे। ठीक है, अब तक जो अपन ने किया वो थी भैया थोड़ा थ्योरी पार्ट। ठीक है, अब अगर अपन क्वेश्चंस की ओर ध्यान दें तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म। तो अगर मैं इस अंग्रेजी के सेंटेंस को गणित में लिखने का प्रयास करूं तो आपने कहा कि किसी भी AP की फोर्थ टर्म है वो क्या है भैया, वो है 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब गुणा करना है ना, तो 3 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म, तो जो भी फर्स्ट टर्म होगी उसका 3 टाइम्स, तो ये लिखिए मैंने फर्स्ट टर्म इनटू 3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है फर्स्ट टर्म है कौन सी। ठीक है,
तो उस अंग्रेजी के सेंटेंस को अपन ने यहाँ पे बढ़िया से गणित की भाषा में लिखा, इंग्लिश में लिख से मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया। अब ये कह रहे हैं सेवेंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1। तो जो सेवेंथ टर्म है वो क्या कर रही है, वो कर रही है एक्सीड, मतलब आगे बढ़ रही है, किससे, ट्वाइस द थर्ड टर्म। तो जो भी थर्ड टर्म थी उसके ट्वाइस से भी आगे बढ़ रही है। कितने मार्जिन से आगे बढ़ रही है, बाय 1, तो +1। कुछ इस प्रकार आपका सेंटेंस मैथमेटिकल बनेगा कि थर्ड टर्म के ट्वाइस को एक्सीड कर रही है, प्लस हो रही है, ज्यादा हो रही है 1 से। कौन, सेवेंथ टर्म। आपको इसकी पहली टर्म बतानी है, कॉमन डिफरेंस बताना। अब देखो जो है यही है, तो इसमें हम जहां जहां फॉर्मूला लगा सकते हैं वहां वहां लगाएंगे, ठीक है। पहली वाली जो इक्वेशन है A4 वाली, उसको मैं क्या लिखूंगा, तो सर A4 अगर मुझे निकालना हो तो मैं लिखूंगा A + 3D, बिल्कुल ठीक, ठीक है। और इधर अगर मुझे निकालना हो तो मैं लिखूंगा 3A। अब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 3D = 3A, क्योंकि पहली टर्म को हम A बोलते हैं -A, तो आप लिखोगे 3D = 2A। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी मेरे पास दूसरा वाला एक स्टेटमेंट है जिसको मुझे यूज करना है, तो उसमें कैसा क्या यूज होगा उसके हिसाब से मैं इसको छेड़ूंगा, तो एक आध लाइन वहां पे छोड़ देना, ठीक है। अब A7 की अगर हम बात करें, सेवेंथ टर्म मतलब कितना हो जाएगा सर, A + 6D। ये आप सबको समझ में आता है कि जो भी टर्म निकालने को बोली है उसमें से एक माइनस करके D से मल्टीप्लाई, तो 7 - 6, तो इसमें हो जाएगा 2 × व्हाट इज थर्ड टर्म, तो A + 2D, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा +1। क्लियर है ये मामला अब तक, जी सर। चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना सिंप्लीफाई हो पाता है। तो A + 6D = 2A + 4D + 1, ऐसा कुछ मामला बन रहा है। थोड़ा सा रेसिप्रोकल करेंगे, किसको कहाँ भेजना है, तो 6D में से मैं माइनस कर रहा हूँ 4D को, वेरिएबल से मैं केवल आगे का कांस्टेंट पार्ट अलग अलग है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। और इधर 2A में से मैं A माइनस कर रहा हूँ, साथ में +1 जहां था वही है, क्योंकि उसका कोई दो साथी है नहीं, तो वो किसके पास जाएगा, 6D - 4D = 2D, करेक्ट। इधर पे आया 2A - A +1। अब अगर हम कंपेयर करें तो आप यहां पे क्या लिखोगे, आप यहां पे लिखोगे D = 2/3A, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। और यहां पे अब क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ D, कहां से भैया, फ्रॉम इक्वेशन 1, या फ्रॉम 1 लिख दोगे तो भी टीचर को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब हम करेंगे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन, जहां पे हम ये कोशिश करेंगे कि जो D की वैल्यू है उसकी जगह पे जो हमारे पास A की वैल्यू है वो हम रख दें और फिर सवाल को आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। तो चलिए 2D को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर D की जगह आपने बोला रख दो D की वैल्यू, तो आपको मिलेगा 2 × अरे ये तो बहुत मोटा हो गया, पतला करो भैया इसको। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 × 2/3A = A + 1। अब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो यहां पे आपको मिलेगा 3 × 2 = 6, नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे, तो आप बोलोगे 2 × 2 = 4A और /3 और यहाँ पे है A + 1। अब आप 3 को वहां भेज दो तो आपको मिलेगा 4A = 3A + 3, क्योंकि 3 जब मल्टीप्लीकेशन में जाएगा दोनों के पास जाएगा, A के पास भी जाएगा और 1 के पास भी जाएगा, ठीक है। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4A - 3A = 3, है ना। तो आपको मिलेगा A की वैल्यू एज कितना, सर 4 - 3 हो गया 1, तो A की वैल्यू आ गई 3। अब अगर A की वैल्यू आ गई 3 तो देयरफॉर D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा 2। ये कैसे पुट करो, यहाँ पे देखो 2/3 × A है, A की वैल्यू स्वयं 3 है, तो ये 3 और जो A की वैल्यू 3 है वो कैंसिल, D बचा केवल 2। ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ भैया, कि आपके D की वैल्यू है 2, A की वैल्यू है 3। सवाल अपना समाप्त हो गया। अपन को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बोला था, अपन ने वो गर्मा गर्म निकाल के दे दिया। तो अपन करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चले भैया
सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते अपन अपना। कह रहा है सेकेंड एग्जाम्पल कि यदि ए बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स वॉट एवर दे आर, वी डोंट नो एंड वी डोंट केयर ऑल्सो टू बी ऑनेस्ट, शो दैट सीक्वेंस लॉग, अब ये देखो ये अपने काम की बात आ गई कि भैया सीक्वेंस लॉग ए बी स्क्वायर एंड सो ऑन इज एन एपी। ये कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये एपी है। सर अगर एपी नहीं हुआ तो नहीं, एपी तो है, ये तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन प्रूव करके बताओ एपी है। तो सिर्फ ये कहना कि एपी है नहीं चलेगा, अपन को प्रूव करके बताना पड़ेगा। इसमें लॉग का कॉन्सेप्ट लग रहा है जो अपन पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो नहीं पढ़ा, रिवाइज करना है तो नीचे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दी है, उसमें आराम से सारे चैप्टर्स हैं। तो ये लॉग वाला पार्ट आप वहां से रिवाइज कर सकते हो। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है भैया जनरल टर्म भी बता दो। चलिए आपने कही हमने मानी, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को अगर किसी भी सीक्वेंस को क्या प्रूफ करना है, एपी प्रूफ करना है, तो उनका डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो है लॉग ए बी जो कि सेकेंड टर्म है, उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लगेंगे लॉग के नियम, जिसमें बेसिकली सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार। अब a से a कैंसल, आपके पास बच गया केवल b, तो आप लिखोगे इसका आंसर एज log b। ये क्लियर हो गया, क्योंकि log में डिवीजन जब होता है तो एक्चुअली डिवीजन नहीं होता, वो log के दोनों टर्म्स का अलग अलग सब्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। ठीक ऐसे ही आप जब थर्ड टर्म दैट इज ए बी स्क्वायर में से सेकेंड टर्म को माइनस करोगे, तब आप बोलोगे कि भैया देखो माइनस करने के लिए हम इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख देंगे नियम के अनुसार, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब इसमें भी a से a कैंसल, b स्क्वायर में से एक b गया, तो आपके पास केवल log b बचेगा। ये क्लियर हो गया जी सर। अब इसके बाद क्योंकि फोर्थ टर्म डी है सवाल में, तो उसको भी यूज कर लेते। क्या है, कोई अपने घर तक आया है, बिना खिलाए पिलाए, बिना यूज करे, मतलब बिना उनसे बातचीत करे, वार्तालाप करे भेज दोगे तो बुरा लगेगा ना, तो अपन इसलिए सारे टर्म्स को लेके आएंगे। लॉग ऑफ ए बी स्क्वायर, ये भी हो गया फोर्थ माइनस थर्ड टर्म। सीधे सीधे आपको क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिवीजन कर देना है, तो आप बोलोगे ए बी क्यूब अपॉन ए बी स्क्वायर, ए से ए गया, बी क्यूब में से बी स्क्वायर आप घटाओगे तो केवल बी बचेगा, बेसिकली कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा लॉग बी। अब यहाँ पे आपको यूज करना है अपनी अंग्रेजी का भरपूर ज्ञान। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सिंस द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कंसिस्टेंट, दैट इज एक जैसा है टर्म्स के बीच का डिफरेंस, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, देयरफॉर इट इज एन एपी। तो यहां पे हम लिख रहे हैं कि देयरफॉर इट इज एन एपी। अब बात आ जाती है इसके जनरल टर्म को पता करने की, तो वो हमें थोड़ा सा सोच समझ के बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहां देखो, जो आपकी पहली टर्म है T1, उसमें क्या है, उसमें है log a, यानी log है और a की पावर है 1, तो जो a की पावर है वही यहाँ पे t का नीचे का नंबर है ना, तो ये बात आपकी तय हो गई, ठीक है। अब अगर आप देखोगे T2 को, T2 में क्या आ रहा है, T2 में आ रहा है log ऑफ a और b की पावर 1 आ रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मैच करने का प्रयास करूं तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, जो पहला वाला टर्म था उसमें भी मैं b को लेके आ रहा हूं, लेकिन पावर लिख दे रहा हूं 0, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ठीक है ना। तो एक सिमिलैरिटी या पैटर्न को लाने के लिए मैं यहाँ पे a और b दोनों को लिख रहा हूं, ठीक है। पहले वाले में भी T3 में अगर आप देखोगे तो log a और b की पावर है 2, T4 में अगर आप देखोगे तो log a b की पावर है 3। अब यहां समझने वाली बात देखना, अगर मैं इसकी nth टर्म या जनरल टर्म निकाल रहा हूं ऊपर से सीख के, तो मैंने क्या देखा कि log a सबके पास है, वो कंसिस्टेंट है, वो कॉमन है, तो log a लिख दिया मैंने पहले। तो फिर मैं आया b की तरफ, तो b की तरफ में आया तो यहां देखो टर्म चौथी थी b था 3 बार, टर्म तीसरी थी b था 2 बार, टर्म दूसरी थी b था 1 बार, टर्म पहली थी b था 0 बार। मतलब जिस भी पोजीशन की आप टर्म निकाल रहे हैं b में उसकी एक पावर कम कर दो। 4 थी तो आप 3 आ गए, 3 थी तो 2 आ गए, 2 थी तो 1 आ गए, 1 थी तो 0 आ गए, ऐसे ही
nth टर्म चाहिए थी तो एक कम करके n-1 पे अपन ने मामला खत्म किया। क्या आपको जनरल टर्म मिल गई? क्या ये कोई रॉकेट साइंस था? नहीं, पैटर्न को ऑब्जर्व करके चीजें पिक करके आपने अपनी nth टर्म बनाई। क्लियर है? आपने एपी भी प्रूफ कर दिया, आपने nth टर्म भी निकाल दी, स्क्रीन भी क्लियर कर दी, और अब नेक्स्ट टर्म की ओर प्रस्थान भी कर गए। अब एग्जांपल 3 देखो क्या बोल रहा है यहां पे कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज nth टर्म इज गिवन। आपको जनरल टर्म दी गई है, आपको सिर्फ क्या बतानी है? फर्स्ट 3 टर्म बतानी है, साथ ही साथ ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द 20th टर्म इन ईच केस। चलिए क्या क्या निकालना है अपन को? पहली टर्म, पहली 3 टर्म, और अगर मैं यहां पे हाईलाइट कर दूं कॉमन डिफरेंस, और भैया अपन निकालेंगे 20th टर्म। ठीक है, चलिए तो पहले अपन देख लेते हैं अपनी an क्या है। तो भैया पहले वाले के लिए पहली टर्म मतलब n की जगह आ जाएगा 1, तो a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 2 इंटू 1 प्लस 5, तो 2 1 जा 2 प्लस 5 हो जाएगा, यहां पे आप करोगे जवाब में 7। ठीक है, a2 कितना हो जाएगा इसी के लिए? तो a2 हो जाएगा सर 2 इंटू 2, क्योंकि n की जगह आप 2 फिट करेंगे, प्लस 5, तो आपने लिखा यहां पे 4 और 5, ये हो जाएगा 9। a3 यानी थर्ड टर्म, तो आप निकालेंगे 2 इंटू 3 प्लस 5, यानी आपका जवाब आएगा 11। तो ये अपना पहला कार्य हो गया, फर्स्ट 3 टर्म्स अपन ने निकाल दी। कॉमन डिफरेंस के लिए कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे अपन लिखेंगे d इक्वल टू a2 माइनस a1 दैट इज 9 माइनस 7, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 2। ये कोई एग्जांपल से नहीं कि सेकंड माइनस फर्स्ट ही करना, आप थर्ड माइनस सेकंड भी कर सकते हैं, बस कंसेक्यूटिव वालों को करना। और आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं 11 माइनस 9 इज 2, तो हमारा गैप कंसिस्टेंट है, मतलब हमने सही निकाला है। और क्या बोल रहा है? 20th टर्म निकाल दो। चलिए 20th टर्म हो जाएगी a20। अब पैटर्न क्या कहता है हमारा कि a प्लस 19d, एक कम है ना, हमने जो अब तक सीखा उसके हिसाब से a की जगह पे आ जाएगा कितना? तो सर a नहीं, अपन क्यों करेंगे सब, अपने पास जब nth टर्म का फॉर्मूला है तो अपन क्यों दिमाग लगाएं? तो a20 हो जाएगा जैसा कि दिया है फॉर्मूला में 2 इंटू 20 प्लस 5। ठीक है ना, तो 2 इंटू 20 कितना होगा सर? 2 इंटू 20 हो जाएगा 40, प्लस 5 करने पे हमें मिलेगा 45। क्लियर है मामला यहाँ पे? जी सर, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई समस्या जीवन में? नहीं सर, आराम से हो गया। चलिए आपको 3 टास्क दिए गए थे, पहला फर्स्ट 3 टर्म्स निकालो, दूसरा डी निकालो, तीसरा 20th टर्म निकालो इन ईच केस। तो पहला वाला केस अपन ने यहाँ पे खत्म किया। चलिए स्क्रीन क्लियर। सेकेंड वाला है, अब उसकी बात करते हैं जरा। तो सेकेंड वाले में कह रहा है 3 माइनस 4n। चलिए a1 मतलब n की जगह पे आप 1 रखेंगे, तो 3 माइनस 4 इंटू 1, तो आपने कहा यहाँ पे 3 माइनस 4 दैट इज -1। ठीक है, गुड टू गो। सेकेंड टर्म वुड बी 3 माइनस 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 इज हाउ मच? 8, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 8, आपका जवाब आना चाहिए -5। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। a3 देख लो भैया, 3 टर्म बोली थी, तो 3 इंटू माइनस 4 इंटू 3, सॉरी 3 माइनस 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 3 12, आपके जवाब में आएगा -9। चलिए अब अपन क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे भैया। कैसे? तो आपका d आएगा, यहाँ पे आप करोगे तो सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, तो सेकेंड टर्म है आपकी -5, और आपको करना है सब्ट्रैक्शन माइनस। अब कोइंसिडेंटली कह लो कि भैया जो फर्स्ट टर्म है वो भी नेगेटिव है, तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को या डाउट को दूर करेंगे। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो कई बार व्यक्ति क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो माइनस माइनस किया आपने यहाँ पे प्लस, आपका जवाब आया कॉमन डिफरेंस एज -4। ये क्लियर है? जी सर, कोई आपत्ति अब तक? बिल्कुल नहीं सर। तीसरा कह रहा है भैया 20th टर्म निकालो, जो थर्ड टास्क है। तो a20 would be using the same formula 3 माइनस 4 इंटू 20। ठीक है, तो आप यहां पे करोगे दैट इज 3 माइनस 4 2 8, 80 माइनस किया आपने, तो यह आएगा -77 अर्थात 77। गुड टू गो, क्लियर? जी सर। चलिए उसके बाद ये तो हो गया अपना सेकंड वाला पार्ट।
स्क्रीन को क्लियर करें। जी सर बड़ी जल्दी से हो गया। अब देख लो थर्ड वाले पार्ट में शुरू करते हैं। an दिया है अपन को, थोड़ा डिवीजन वाला यहाँ पे मामला आ रहा है, पर अपन डरते थोड़ी किसी से, कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। an मतलब a1 पहली टर्म दैट इज 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 4, आपको डिवाइड तो करना नहीं है, 1 माइनस 3 हो जाएगा -2 अपॉन 4। हाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, तो -1/2 आपका फाइनल आंसर। सेकेंड टर्म वुड बी कितना सर, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन 4, तो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -1/4। वैसे अगर सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो शायद सब्ट्रैक्शन में इजी पड़े तो ना करना, कोई बात नहीं। देखो मेरे पास तो इरेज करने का ऑप्शन है, तुम अगर वो लिख चुके हो तो कोई काटने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी चलाओगे, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख भी दोगे और नीचे डी निकालते समय यही वालों दोनों को माइनस करोगे तो भी कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, है ना। ऐसा कोई वो नहीं है कि भैया आपने अगर सिंप्लीफाई किया तो वही यूज करें ना। a3 हो जाएगा आपका कितना, तो सर ये हो जाएगा 3 माइनस 3 होल डिवाइड बाय 4 दैट इज 0, बिकॉज 0 डिवाइड बाय 4 इज 0। चलिए अब आपको बोला है कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए, तो आपने निकालना है d इक्वल टू -1/4 दैट इज सेकेंड टर्म माइनस इन अ ब्रैकेट फर्स्ट टर्म दैट इज -2/4। चलिए ये हो जाएगा -1/4 माइनस माइनस +2/4। सिंस द बेस और डिनोमिनेटर इज सेम, आप न्यूमरेटर्स को इजीली डील कर सकते हैं, तो -1 + 2 होल डिवाइड बाय 4 दैट इज 1/4। क्लियर है ये? जी सर। चलिए इसके बाद आप निकालेंगे कौन सा 20th टर्म, उसके लिए भी भाई फॉर्मूला अपन को ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अपन अलग से कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। दैट इज 20 माइनस 33 ओनली 3 नॉट 33 अपॉन 4, 20 माइनस 3 इज 17 डिवाइड बाय 4, डन, गुड टू गो। चलिए 20th टर्म निकाल दी, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया और फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल दी, हमारा काम समाप्त इस क्वेश्चन के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 समाप्त किया। लेट्स लुक एट एग्जाम्पल 4। इन अ सीक्वेंस द nth टर्म इज गिवन बाय दिस, शो दैट इट इज नॉट एन एपी। अब देखो यहाँ पे जो हमने थ्योरी पढ़ी थी वो कितनी यूज आएगी। हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज लीनियर, यानी n की पावर कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे n की पावर 2 है, तो मुझे मन में तो ये पता चल ही रहा है कि ये एपी नहीं है, हम शो कर पाएंगे, बस अब हमें मैथमेटिकली थोड़ा सा लिख के दिखाना है, ठीक है। चलिए तो an को हम सबसे पहले नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि एक रियल लाइफ कुछ वैल्यूज मिले प्रूव करने के लिए। तो हमने 1 करा यहाँ पे n की जगह पे, तो 2 × 1 स्क्वायर प्लस 3, तो 2 × 1 स्क्वायर दैट इज 1 × 2, तो 2 + 3 दैट इज योर आंसर वुड बी 5। क्लियर है? आपको a1 मिल गई। जी सर बड़ी आसानी से, हाँ जी सर कोई खास दिक्कत नहीं आई सर, जरा से भी, बड़ी ही इजीली हमने इसको निपटा दिया। चलिए अब a2 अगर आपको निकालना है, सेकेंड टर्म आपको निकालनी है, तो आप यहां पे लिखोगे a2 इक्वल्स टू 2 × 2 स्क्वायर प्लस 3, 2 स्क्वायर इज 4, 4 2 हो जाएगा 8, 8 और 3 कितना होता है, तो सर 8 + 3 हो जाएगा 11, ठीक है। 2 स्क्वायर इज 4, 4 2 8, 8 + 3 11। कोई मुझसे बोले तीसरी टर्म भी निकाल दो भैया, थोड़ा कॉमन डिफरेंस अपन चेक कर लेंगे, तो 2 × 3 स्क्वायर प्लस 3, 3 स्क्वायर इज 9, 9 2 हो जाता है 18, 18 + 3 जब हम करेंगे तो वी वुड गेट हाउ मच सर, 18 + 3 वुड बी 21। अब आप यहां पे देखो, नाउ we can see that or we can observe that क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं यहां पे, देखो सबसे पहले कि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। आप खुद देख लो, व्हाट इज a2 माइनस a1, 11 माइनस 5 दैट इज 6, व्हाट इज a3 माइनस a2, 21 माइनस 11 दैट इज 10। तो यहां पे क्लियरली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें वो नहीं मिल रहा है जो कि एपी का मूल सिद्धांत है, दैट इज जो गैप है वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो अब क्या लिखोगे, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। एपी होने का बेसिक सिद्धांत क्या भैया, कि अगर टर्म्स के बीच का गैप देखा जाएगा कंसेक्यूटिव वाली तो वो कंसिस्टेंट रहेगा, पर यहां पे ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। और एक और साइन क्या था हमारे पास, उस जनरल टर्म में n की पावर,
अगर वही पावर 1 होती तो हम उसको AP बोल देते, पर अगर पावर 2 है, 3 है, कोई भी और नंबर है 1 के अलावा n के ऊपर n की पावर में, तो हम उसको नहीं बोल सकते AP का जनरल टर्म। सम के केस में वही पावर 2 होनी चाहिए। अगर वही an की जगह पे Sn होता तो वो AP बन जाती, कि वो जो भी उसका नंबर्स होते हैं वो सीक्वेंस AP बन जाता, पर क्योंकि पावर 1 है तो AP an के लिए चलेगा, पावर 2 है तो Sn के लिए चलेगा। ठीक है, पावर 3 है तो दोनों के लिए नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स इन द टू सीक्वेंसेस। यहां हमें कुछ सीक्वेंस दिए जो कि दिखने में तो AP जैसे ही लग रहा है। अगर आप गैप चेक करो तो ये कितना 3 + 4 हो जाएगा 7, 7 4 11, 11 4 15, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा 7 और 2 9, 9 और 7 हो जाएगा 16। चलिए, ये कह रहे हैं कि इन दोनों में आपके पास आइडेंटिकल टर्म्स हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि इस AP का भी पार्ट है और इस AP का भी पार्ट है। ठीक है, आपको बताने ऐसे कितने आइडेंटिकल टर्म्स होंगे। ठीक है, चलो एक काम करो, सबसे जो इजी है भैया, दोनों का an निकाल लो, यानी nth टर्म। तो an यहां पे अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3 + n - 1 एंड व्हाट इज d की वैल्यू। तो सर 7 में से 3 गया तो 4, तो आपने इसका जब an निकाला तो वो हो गया 3 + 4n - 4। इसको आपने फर्दर सॉल्व किया तो इसका an आया 4n - 1। ये क्लियर हुआ यहाँ तक? जी सर, आपने इस AP का जनरल फॉर्मूला निकाला। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड AP की। तो इसका an आएगा, ठीक है, 2 + कितना, जो भी होगा हमारा n - 1 × 7, क्योंकि गैप कितना है 7 है। तो इसका an जो आएगा वो क्या होगा, वो होगा 2 + 7n - 7। ठीक है, तो इसका जो an आएगा वो मेरे पास आएगा 7n - 5। अब देखना, गौर करने वाली बात, ये वाली AP का ये जनरल टर्म है, मतलब ये वाला जो हमारा मैथमेटिकल यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वो इस AP के सारे टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है ये इस AP के सारे टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आइडेंटिकल टर्म्स होंगी, मतलब जो दोनों में सेम होंगी, वो इस AP का पार्ट होंगी और इस AP का भी पार्ट होंगे। आइडेंटिकल का तो मतलब यही होता है कि दोनों AP का पार्ट होंगी, वो वाली आपको टर्म्स ढूंढनी है। तो वो वाली टर्म अगर इस AP का पार्ट है तो इसके माध्यम से रिप्रेजेंट होगी, वो वाली टर्म अगर इस AP का पार्ट है तो इसके माध्यम से रिप्रेजेंट होगी। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, कि भैया फॉर आइडेंटिकल टर्म्स, 4n - 1 would be equal to 7n - 5। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसकी nth टर्म, इसकी जनरल टर्म जो इस AP का पार्ट है, क्योंकि वो दोनों के लिए आइडेंटिकल टर्म्स की बात हो रही, तो वो दोनों AP में शामिल होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो -5 यहाँ आएगा तो +5, तो 5 - 1, ठीक है, इज इक्वल टू 7n, ये +4n है, साइड चेंज करेगा तो -4n। ठीक है, ये हो जाएगा 5 - 1 इज 4, और यहाँ पे आप करोगे 7 में से 4 गया तो 3n, तो आपको n कितना मिला, 4/3in की वैल्यू। अब ये थोड़ा सा डाउटफुल है, क्यों? क्योंकि भैया ये जो AP है, ये तो n जो होती है ये एक पोजीशन होती है, और पोजीशन कभी फ्रैक्शन में हो नहीं सकती। तो दोनों की आइडेंटिकल टर्म्स को जो हम इक्वल करने का प्रयास कर रहे थे, वो हमारे इतने काम कुछ खास जानकारी दे नहीं पाई, है ना। 4/3 मतलब है तो पहली टर्म क्या, मतलब पहली टर्म यहाँ पे कहाँ ढूंढेंगे अपन, है ना। एक बार के लिए अगर मैं ये n की वैल्यू यहाँ रखूँ भी तो वो हो जाएगा 4 4 16, डिवाइड बाय 3 करोगे तो कितना हो जाएगा सर, 5 पॉइंट समथिंग -1, फोर्थ टर्म। तो ये तो 15 है, फोर्थ टर्म के बाद अगर आप निकालोगे इसकी फिफ्थ टर्म तो 15 4 19। यहाँ पे अगर आप मैच करने चाहोगे तो वो काम हमारा बन नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो, इसमें एक चीज अपन ये करेंगे, पहला तो अपन ये भी पता लगाएंगे कि दोनों में कितनी टर्म्स हैं, तब तो हमें आइडेंटिकल टर्म्स के बारे में एक लिमिट पता चलेगी कहाँ तक जा सकते हैं, है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे अगर आप पता लगाने का कोशिश करोगे
कि 367 जो है ये कौन सी टर्म है इस एपी की, ठीक है। तो अब हम उस पर काम करते हैं, इसको अपन अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, क्योंकि हमने कुछ ट्राई किया, अब उससे हमें वो रिजल्ट नहीं मिले जिसकी हमें अपेक्षा थी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम दोनों एपी को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। तो क्योंकि मैंने पहली एपी को ब्रू से लिखा था तो मैं ब्रू से ही कंटिन्यू कर रहा हूं कि फॉर AP1 जो पहली वाली एपी है उसकी अगर मैं चर्चा करूं तो A इज 3, ठीक है। फिर आपका कॉमन डिफरेंस D आया 4, ठीक है। AN यानी nth टर्म है आपकी 367, तो हम यहां पे कहेंगे कि 367 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n-1 इंटू 4। ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता है। 367 में से 3 माइनस किया आपने तो यहाँ पे आपको मिला n-1 इंटू 4। 364 डिवाइड बाय 4 किया आपने तब आपको मिला n-1। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 4 9 जा हो जाएगा 36, 4 1 जा 4 इज इक्वल्स टू n-1। तो यहाँ हो जाएगा 91 प्लस 1 यानी 92 टर्म्स है इस एपी में। कितने टर्म्स है भैया? 92, ठीक है। अगर हम दूसरी एपी की बात करें, AP2 की, जिसको हमने येलो से रिप्रेजेंट किया है, अगर हम उस पर चर्चा करें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि जगह अपनी थोड़ी कम दिख रही है आपको, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं उसके लिए कि AP2 में क्या बन रहा है, ऐसा ही एक सीन है ना। तो चलिए बात करते हैं अपन AP2 की, देख लें कितने टर्म है भाई, क्योंकि वही हमें पता है कहाँ तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने लिखा फॉर AP2, अब जगह की थोड़ी कमी है तो अपन इसको थोड़ा सा यहीं से शुरू करेंगे कि भैया A की वैल्यू है आपकी कितनी, 2, ठीक है। उसके बाद आपके D की वैल्यू है 7, तो कैपिटल D लिख देते हैं ताकि दोनों को अलग दिखाई दे। और उसके बाद फिर आपको मिलेगा यहाँ पे D के बाद AN आपका कितना है, AN है आपका, इधर आप देखोगे तो 709, चलिए 709, तो ये 7 की जगह यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है ना, 709। तो अब फॉर्मूला यूज करें तो भैया 709 इक्वल्स टू 2 प्लस n-1 इंटू 7। अब आप माइनस करोगे तो 709 माइनस 2 होगा, तो आपको मिलेगा n-1 इंटू 7, 707 हो जाएगा यहाँ पे माइनस करने पे। इसको हम करेंगे डिवाइड बाय 7 क्योंकि वहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, और ये है इक्वल टू n-1, तो ये डिवाइड करने पे आया 101 इज इक्वल्स टू n-1, -1 यहाँ जाएगा तो आपको मिलेगा +1, तो 102 टर्म्स हो गई यहाँ पे n के लिए। तो इनके कहने का क्या तात्पर्य है कि इनके पास 102 टर्म्स हैं। चलिए अब हमारे पास जो कार्य बचता है वो ये कि भैया सबसे पहले तो हम वो पहली टर्म ढूंढें जो कि दोनों एपी का पार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा देखो यहाँ पे 23 तक गया है अपन का 7 का मामला, नेक्स्ट हो जाएगी 30, थोड़ा अपन को यहाँ प्रयास करना पड़ेगा। 15 और 4 हो जाएगा कितना, 19, 19 और 4 हो जाएगा 23। इसके बाद अगली टर्म आएगी 19, उसके बाद आएगी 23। तो इसकी अगर आप देखें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म है, ठीक है। इधर पे अगर आप देखें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ रही है अपनी फोर्थ टर्म, यहाँ पे आ रही है अपनी सिक्स्थ टर्म। तो ये अपन को इतना तो पता चला है कि इनकी सिक्स्थ टर्म है पहली और इनकी फोर्थ टर्म है, जो कि दोनों के लिए आइडेंटिकल है। अब क्या जो हमने यहाँ पे मैथमेटिक्स किया, क्या उससे हमें कुछ हेल्प मिल रही है कि भैया सिक्स्थ टर्म अगर है तो क्या हम यहाँ पे कुछ पता लगा पा रहे हैं? 4 4 16 डिवाइड बाय 3, 16 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 5 - 1 आ रहा है 4, ठीक है। इधर पे अगर आप लगाते हो 4/3 फॉर इंस्टेंट अगर हम यूज करने का प्रयास कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये भैया क्या कह रहे हैं, ये भैया कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे इधर आएगा 7 × 4 = 28 डिवाइड बाय 3, 20 डिवाइड बाय 3 करोगे 3 9 27, आंसर वही आ रहा है 4 के आसपास, पर वो आंसर हमारे किसी काम का नहीं है। तो अब हम आगे कैसे एक्सप्लोर करेंगे इसको? चलो अपन करने क्या वाले, देखो ये अपना काम हो गया, तो इसको आप चाहो तो अब इरेज कर दो, पहली बात तो, ठीक है। ठीक है, मेरे को भी लिखने की जगह चाहिए ना मेरे लाल। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अगर अपन ने आराम से अप्रोच नहीं किया तो फिर कहीं उलझ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो अपन ने किया था ना, ये अपन के कुछ रिजल्ट काम का आया नहीं है ना, तो मतलब ये वाला स्टेप अपन हटा देंगे। तो अपन आएंगे कहाँ, अब अपन आएंगे यहाँ पे an का यूज़ करेंगे। अब देखो समझने वाली बात क्या है,
ठीक है, ये इसका जनरल टर्म है, ठीक है, nth टर्म है, ये इसका nth टर्म है। जब अपन ने एक्सप्लोर किया तो अपन को ये समझ में आया कि जो आइडेंटिकल टर्म है वो है 23, लेकिन वो इसकी है 4th टर्म और इसकी है 6th टर्म, राइट, यही एक्सप्लोर किया अपन ने। तो मतलब अपन जो कर रहे थे कि दोनों बराबर होंगे, वो केस तब होता जब इसकी भी 4th टर्म होती और इसकी भी 4th ही टर्म होती, तो पोजीशन भी आइडेंटिकल और जो रिजल्ट है उस पोजीशन पे जो नंबर है वो भी आइडेंटिकल होता, तब अपनी ये वाली अप्रोच ज्यादा बेटर होती। पर अब हो ये रहा है कि पोजीशन तो आइडेंटिकल नहीं है, नंबर आइडेंटिकल है, मतलब उस पोजीशन पे जो व्यक्ति बैठा है 23 यहां भी है, यहां भी है, लेकिन इस पे पोजीशन 4th है, इसमें पोजीशन 6th है। तो अगर आप यूं देखें तो मान लीजिए यहां पे है वो pth वाला, ठीक है, तो यहां पे हम बोले थे कि पोजीशन p है, तो हम यहां पे लिखेंगे कि भैया AP इज इक्वल टू 4p-1, ठीक है, फेयर इनफ। इधर पे हम मान लेते हैं वो qth पोजीशन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7q-5। ये हमने क्यों किया, एक बार फिर ध्यान से सुनो। जो हम पहले कर रहे थे जहां पे हमने दोनों को बराबर इक्वेट कर दिया था, वो तब एप्लीकेबल होता है जब आपकी पोजीशन भी सेम हो और उस पोजीशन पे बैठाया गया नंबर भी सेम हो, ठीक है। यहां पे इस केस में जो सवाल हमें दिया है उसमें एक मामला क्या है, उसमें जो नंबर बैठाया गया है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे 4th पोजीशन पे बैठाया गया, यहाँ पे 6th पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन है दोनों की, इसलिए हमने अलग अलग वेरिएबल लिए, ठीक है। अगर हम सेम वेरिएबल लेंगे वो तब एप्लीकेबल होगा जब पोजीशन भी सेम और उस पे बैठाया गया नंबर भी सेम। अब ये बात समझना, लेकिन दोनों है तो बराबर, भाई इसका रिजल्ट भी वही आया 23, इसका रिजल्ट भी वही आया 23 फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे ये तो लिख ही सकता हूं कि 4p-1 वुड बी इक्वल टू 7q-5, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या लिखेंगे कि भैया 4p-1 प्लस 5 वुड बी इक्वल टू 7q। इतना क्लियर हुआ जी सर। अब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4p प्लस 4, क्या है भैया सब -1 प्लस 5, तो प्लस माइनस करने पे +4 वुड बी इक्वल टू 7q, ठीक है। अब आप चाहें तो यहां पे 4 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आपको मिलेगा p+1, ठीक है, इज इक्वल टू 7q। अब आगे देखो, एक इंटरेस्टिंग मोड यहां पे आने वाला है, वो ये कि हम यहां पे अब क्या कर रहे हैं, हम यहां पे कर रहे हैं भैया p+1 डिवाइड बाय 7 वुड बी इक्वल टू कितना, वुड बी इक्वल टू q/4। ये मैंने क्या किया, ये मैंने इनको एक आप कहते हैं रेशियो के फॉर्म में लेके आ गए, ठीक है। और इसको मैं, क्योंकि अब दोनों इक्वल हो गए, तो इसको मैं कर लूंगा एक वैल्यू k के बराबर। क्यों भैया, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं तो किसी सेम वैल्यू के बराबर तो होने चाहिए कभी ना कभी, ठीक है। पहले हम क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास p और q दो अननोन यूनिट्स थे, मतलब किस पोजीशन पे ये हमें नहीं पता था। अब हम उसको इक्वेट करके सेम उस पे लाने का प्रयास करेंगे। तो यहां से मुझे p की वैल्यू 1 मिलेगी कि भैया p+1/7 इज इक्वल्स टू k मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा p+1 इज इक्वल टू 7k और p इज इक्वल टू 7k-1। इतना क्लियर है, ये एक पक्ष। इसका दूसरा पक्ष क्या कहेगा, दूसरा पक्ष q के साथ रहेगा भैया, तो उसमें आप क्या करोगे तो उसमें हम निकालेंगे कि भैया q इक्वल्स टू 4k। ये मैंने क्या किया, हमने इक्वेट करने का प्रयास किया, दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया। दोनों बराबर तो हैं पर अभी भी कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, और यहाँ पे मैं कुछ इक्वेट नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ सॉलिड नहीं मिल रहा था। जब मैंने उनको एक एज अ सेपरेट इंडिविजुअल बता दिया कि भैया p+1/7 अलग है, q/4 अलग है, दोनों इक्वल टू साइन से जुड़े हुए हैं, दोनों के बीच में कोई भी नंबर्स की अदला बदली अब होगी तो वो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही हो पाएगी, है ना। जो भी प्लस माइनस था उसको हमने डील करवा के मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन में लाके छोड़ा, जहाँ पे p और q दोनों की पावर 1 थी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ था नहीं, जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, वो सब कुछ नहीं है, सिंपल बेसिक फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो p है इसकी कहानी समझना, ये p किस AP का पार्ट है, इस AP का। इस AP के बारे में मुझे क्या क्या पता है सर, इस AP के बारे में एज फार एज पोजीशन इज कंसर्न्ड मुझे ये पता है कि इस AP में मैक्सिमम 92 टर्म्स हैं,
मतलब जो P है वो लेस देन या फिर इक्वल टू 92 होगा, है ना। क्यों भैया? क्योंकि सर एपी में है ही 92 टर्म्स, तो ये जो P जो कि एक पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो 92 के बियॉन्ड जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस केस में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी भैया, 7k माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 92, ठीक है। अब बहुत लोग ये ग्रेटर देन या लेस देन साइन देख के डर जाते हैं, कुछ डरने वाली बात नहीं है। जैसे आप नॉर्मल टू इक्वल टू साइन को सॉल्व करते हो वैसे ही इसको करो। तो 7k वुड बी लेस देन इक्वल टू 92। अब ये -1 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा क्या? एक बार ध्यान से देखो, है ना, कि 92 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 7k आप क्या बोलोगे, 7k इज लेस देन इक्वल टू 93। तो जो k की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 93/7, तो मतलब k की वैल्यू वुड बी लेस देन इक्वल टू कितना सर, ये हो जाएगा। अगर आप ऐसे देखोगे तो 7 1 जा 7 और 7 कितने जा, 7 3 जा 21, 13 पॉइंट समथिंग, 13.2। अब सोचने वाली बात ये है भैया कि क्योंकि पोजीशन है तो हम क्या लिखेंगे कि k की वैल्यू हो जाएगी 13, अगर हमें पता ही करनी है तो, क्योंकि भैया पोजीशन कभी भी डेसिमल में तो हो नहीं सकती है ना। तो k की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 13 हम ये मान लेंगे। एक रिजल्ट हमारा ये निकला। दूसरी ओर का जो हमारा रिजल्ट है अगर हम उसको भी थोड़ा कंटिन्यू करें, देखें वो हमें क्या जानकारी दे रहा है। क्योंकि देखो जो भी आंसर आना चाहिए वो दोनों पार्टीज की सहमति से आना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, मतलब पहले वाला जो हमने भाग किया उसका कहना ये है कि हद से 13 टर्म्स हो सकती हैं जो मैचिंग हो सकती हैं। क्योंकि k की वैल्यू आई 13, वो नंबर ऑफ टर्म्स बताने का प्रयास कर रहा है, तो ये कह रहे हैं भैया 13 टर्म्स हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरे वाले की बात सुन लेते तो भैया उसके हिसाब से q इज इक्वल टू 4k, q SAP का हिस्सा है जिसके पास 102 टर्म है, तो आप कहोगे कि भैया 4k वुड बी ईदर लेस देन या फिर इक्वल टू 102। k की वैल्यू यहां से आपको मिल रही है 102 डिवाइड बाय 4। ये कह रहे हैं भैया k की वैल्यू आएगी कम से क्या, किससे कम, कम या बराबर। तो 4 2 जा 8, 22, 4 5 जा 20, रफली कितना बचेगा अगर हम कैंसिल करेंगे तो 4 5 जा 20 और ये हो जाएगा 0.5। तो इसके हिसाब से k की वैल्यू अगर मैं डेसिमल से एब्सोल्यूट नंबर्स में लाऊं तो 25। ये कह रहे हैं भाई हमारे हिसाब से तो 25 टर्म मैच हो सकती हैं इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करके चले तो, लेकिन ये कह रहा है हमारी तो 13 ही मैच हो सकती हैं। अब इन्होंने दिए 13 पीसेस, उन्होंने दिए 25, तो मैच कितने हो पाएंगे, 13 ही हो पाएंगे। तो कितनी आइडेंटिकल टर्म्स होंगी, 13, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। भले ही उसके पास बैंडविड्थ है, भले ही उसके पास ऐसे नंबर्स हैं जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, पर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है ये मामला? कहीं कोई दिक्कत, कोई संकट, कोई परेशानी? इंपॉर्टेंट या कंफ्यूजिंग पार्ट आप क्या कह सकते हो कि ये जो अपन ने P और Q का खेला खेला, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एक बार आपके लिए मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूं। तो देखो हमने दोनों की nth टर्म निकाली जनरल तरीके से, मतलब जितना सिंप्लीफाई हो सकता था उतने से। अब अगर मैं दोनों को डायरेक्टली इक्वेट करता तो उसका मतलब होता, अगर मैं इन दोनों को डायरेक्टली इक्वेट करता तो मैं वहां पे कहता कि जो पोजीशन है वो भी सेम है और उस पोजीशन पे बैठा हुई व्यक्ति या बैठी हुई संख्या भी सेम है, ठीक है। लेकिन ऐसा मामला नहीं है, पोजीशन सेम नहीं है, भले ही बैठी हुई संख्या सेम होगी लेकिन पोजीशन सेम नहीं है, तो उस केस में हम इनको डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर सकते। तो हमने फिर बोला कि भैया इसकी pth पोजीशन मान लो, इसकी qth मान लो, जो कि सेम है। जैसे यहाँ पे 23 6th पोजीशन पे, यहाँ पे 23 4th पोजीशन पे, तो इसकी 6th पोजीशन, इसकी 4th पोजीशन पे बैठी हुई संख्या बराबर, इसलिए ये दोनों इक्वेशंस आपस में बराबर। उनको हमने सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाया कि P और Q क्योंकि पोजीशन है तो वो किसी भी नंबर्स के, जो आप कहते हो ना, नंबर के प्रकोप से दूर हो जाए, तो सब इंडिविजुअल अलग अलग हो गए, एक रेशियो फॉर्म में आ गए। फिर हमने उनको बोला कि अब तुम K जो कि एक वैल्यू है जो कि हम बताएगा कि ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी दे रहा था। तो हमने फिर दोनों को इंडिविजुअली इक्वेट किया, K की दो अलग अलग वैल्यू निकाली। ये कह रहे हैं हमारे पास ऐसे वाले 13 पीस आ जाएंगे, और ये कह रहे हैं हमारे पास आ जाएंगे 25 के आसपास। तो इन्होंने बोला हम तो भैया 13 ही दे पाएंगे, लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया 13 दे रहे हो तो हम 13 ले लेते हैं। तो जवाब आएगा 13 आइडेंटिकल टर्म्स होंगे। ये क्लियर हुआ? जी सर। चलिए इसी के साथ स्क्रीन क्लियर करके लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए
एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोल रहा है हमसे, क्या करना है हमको मिडिल टर्म पता लगानी है, यहां दी गई एपी की। 2 क्वेश्चन है, ठीक है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो कह रहा है मिडिल टर्म पता लगाओ। भैया मिडिल टर्म पता लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है सर? सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि कितनी टर्म्स है, तब तो मिडिल टर्म पता लगाओगे ना भाई। बीच में कौन आएगा वो डिपेंड करता है कि हैं कितने लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जगह पे 21 लोग हैं तो 11वां व्यक्ति बीच में आएगा, है ना। ऐसे अगर किसी जगह पे 25 लोग हैं तो फिर उस हिसाब से आपका 13वां व्यक्ति बीच में आएगा। तो कितने लोग हैं या कितनी संख्याएं हैं उसके हिसाब से ही आप मिडिल टर्म पता लगा सकते हैं। तो हमारा जो पहला कार्य होगा, मतलब पहले वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पहले वाले पार्ट की, तो पहले मुझे यह पता लगाना पड़ेगा कि इस एपी में कुल मिला के टर्म्स कितनी है। तो भैया अपनी एपी है 5, फिर आएगा 8, उसके बाद 11, फिर 14 एंड सो ऑन, ठीक है। और लास्ट टर्म इन्होंने बता दी है 95। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसको लिखूं मैथमेटिकल रीजनिंग के हिसाब से, तो ए की वैल्यू आएगी 5 जो कि हमारी पहली वैल्यू है। डी की वैल्यू आएगी 3, 8 - 5 इज 3, 11 - 8 इज 3, 14 - 11 इज 3। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि डी की वैल्यू 3 आ रही है। nth टर्म या लास्ट टर्म आपकी है 95। तो मेरा पहला कार्य ये बनता है कि मैं n की वैल्यू पता लगाऊं, मतलब कुल मिला के एपी में टर्म्स कितने हैं ये पता लगाऊं। क्या करेंगे हम सर? हम करेंगे यहाँ पे बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यूज, जो कि है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला का यूज करके मैं यहाँ पे n की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट सेंस बनाने के लिए लिखा वी गेट। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला व्हाट डू वी गेट, हमें क्या मिलेगा सर? हमें ये मिलेगा कि भैया 95 जो कि हमारी nth टर्म है इज इक्वल टू a, यानी 5 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे लिखा मैंने 3। 5 पॉजिटिव है, साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 95 - 5 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। तो जाएगा 90 इक्वल्स टू n-1 इंटू 3, ठीक है। अब ये 3 जाएगा डिवीजन में, तो आप यहां पे लिखोगे 90 डिवाइड बाय 3 इज द वैल्यू ऑफ n-1। आपके पास आएगा डिवाइड करने पे 30 इक्वल्स टू n-1, तो 31 हो गई आपकी n की वैल्यू। यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भैया सर? नंबर ऑफ टर्म्स है 31, अब जो कि है ऑड वैल्यू, ठीक है। तो अब आप यहां पे क्या लिखोगे? सिंस n is odd we would use कौन सा फॉर्मूला? we would use middle term equal to, या mt लिख लो मिडिल टर्म के लिए शॉर्ट फॉर्म में, we would use mt is equals to n+1 by 2th टर्म। ये हम क्या बता रहे हैं? ये हम बता रहे हैं कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो मिडिल टर्म इज इक्वल टू n+1 बाय 2th टर्म का फॉर्मूला यूज करके अपना आंसर हमें बताना है। चलिए, तो भाई आगे की कार्रवाई कैसी होगी? तो सर आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले यहां पे एक कार्य ये करेंगे कि जो ये मिडिल टर्म है वो पता लगा लेंगे। तो mt वुड बी 31 + 1 बाय 2th टर्म। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। अच्छा, ये लिखना क्यों जरूरी? क्योंकि देखो बहुत बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहां पे डायरेक्टली लिख देते हैं भैया 32 डिवाइड बाय 2 यानी 16 हमारा आंसर। बट हमारा आंसर 16 नहीं है, हमारा आंसर क्या है? ये है हमारा आंसर 16th टर्म, जो अब हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे A16। तो आप बोलोगे A16 यानी 16th टर्म इज इक्वल्स टू A + 15D। क्योंकि हम एक फॉर्मूला लिख चुके हैं और उसी का यहां पे इस्तेमाल है, तो दोबारा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप लिख रहे हैं कि नाउ A16 इज इक्वल्स टू A + 15D। तो आपने लिखा A16 इक्वल्स टू A यानी 5 + 15 × 5, नहीं 15 × 3 ना, हाँ जी सर।
तो क्योंकि हमारा d की वैल्यू है 3, तो आपका A16 हो गया 5 प्लस 15 इंटू 3 करोगे तो 45, तो A16 हो गया आपका 550। इज दिस क्लियर? तो हमारी मिडिल टर्म कौन सी? हमारी मिडिल टर्म है 550। पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया? ए निकालना, फिर उसके बाद एन निकालना, फिर उसकी पोजीशन निकालना, कितनी टर्म्स हैं वो निकालना, फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उसको एक्सप्लोर किया हमने, और फाइनली हम अपना आंसर बताया कि जो 16th टर्म है जिसकी वैल्यू 50 है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ 16 पे छोड़ देते हैं कि हमारा आंसर होगा 16, ना, 16वीं टर्म 16th टर्म हमारा आंसर है। ठीक है, दिस इज वेरी बेसिक क्या कह सकते हैं आप, कंफ्यूजन है जो कि लोगों को हो जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, पहला हमारा पार्ट समाप्त हो गया। लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट। नाउ व्हाट इज सेकेंड पार्ट सेइंग? तो सेकेंड पार्ट इज सेइंग दैट आपका जो एपी है वो किस प्रकार है भैया? तो सर हमारा एपी है 20, 16 देन 12 विच इज गोइंग ऑन द नेगेटिव साइड स्लोली, मतलब थोड़ा सा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। -176 हमारा लास्ट टर्म है। तो अगर हम इसमें से चीजें पता लगाएं तो ए की वैल्यू है 20, राइट, आपके डी की वैल्यू है, बहुत ध्यान से देखना, -4, क्योंकि आप 4 से कम करते जा रहे हैं। ठीक है, एन यानी आपकी लास्ट टर्म आपको दी गई है यहाँ पे कितनी, -176, एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एन राइट नाउ। ठीक है, क्या करेंगे सर? फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? तो यूजिंग an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी वी गेट। ठीक है, क्या मिलेगा हमें इसके हिसाब से? सर इसके हिसाब से मिलेगा कि -176 जो कि हमारा an है इज इक्वल टू 20 प्लस n-1 इंटू डी यानी -4। ठीक है, सो वी पुट d एज -4। अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा और साइड में लिख देता हूं इसको, है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मल्टीप्लाइड बाय -4 विथ ब्रैकेट -4, अब अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। चलो, तो इसको बेसिक सॉल्व करें तो -176 -20 हो जाएगा, प्लस वाला साइड चेंज करेगा तो माइनस, और यहाँ आपको मिलेगा n-1 इंटू -4, दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, 7 और 2 9, तो आपको मिलेगा 196 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -4। ठीक है, अब ये देखना आगे क्या होगा भैया। सर सबसे पहले तो अब हम इसको फिनिश करेंगे तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे, तो इसके हिसाब से अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो 196 जो कि नेगेटिव साइन के साथ है डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल्स टू n-1। नाउ हम में से बहुत लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे आपने 20 को साइड चेंज किया तो -20 किया, पर जब आपने -4 को भेजा उसको -4 ही लिख रहे हैं। दैट डिपेंड्स कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन था तो साइड चेंज होने पे साइन चेंज हुआ, या मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन वाले साइन पे आया तो वो ऑलरेडी एक साइन चेंज हो चुका है, आप -4 का साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, माइनस गेट्स कैंसल्ड विथ -4 से आपने इसको डिवाइड करना है, कितना होगा सर? ये होगा 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36, राइट, इज इक्वल्स टू n-1, तो आपको मिलेगा 50 इज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे एक इंपॉर्टेंट जानकारी कि सिंस n इज even वी वुड यूज कौन सा फॉर्मूला? mt यानी मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू n/2 एथ एंड, और साथ में क्या, n+1/2, n/2 + 1/8 टर्म। तो उसमें एक नहीं, इसमें 2 मिडिल टर्म आते हैं। ठीक है, नॉर्मली जब हमने किया पिछले वाले में, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड था तो एक ही मिडिल टर्म आया। यहाँ पे आपको एक से ज्यादा मिडिल टर्म देखने को मिलेंगे, इसलिए सवाल में भी देखो मिडिल टर्म के आगे s लगा हुआ है, मतलब बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा आंसर मिले, तो उस बात से आपको घबराना नहीं है, केवल सॉल्व करते जाना है। चलिए, तो इस कार्य को अपन पहले पूर्ण करते हैं। तो मिडिल टर्म क्या होगी भैया?
तो सर मिडिल टर्म हो जाएगी, एक तो हो जाएगा आपका 50/2th टर्म, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 50/2 + 1th टर्म, ठीक है, 50/2 + 1th टर्म। ये ध्यान रखना, अगर आप ये टर्म लिखना भूल जाएंगे तो बहुत बार जो आपकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे उसी को आंसर के रूप में लिख दोगे तो गलती हो जाएगी, टीचर नंबर काट लेंगे आपके, ठीक है। तो ध्यान रखना भैया, अगर आपको ये नुकसान नहीं सहना है तो ये हो गया 25th एंड 26th टर्म। तो ये थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये देखना 25th कैसा है, 50/2 इज 25, सो 25th टर्म, 50/2 इज 25 + 1 हो जाएगा, तो 26th टर्म आपका आंसर होगा, ठीक है, गुड टू गो। यस सर, अब यहाँ पे देखो आपका अब हम लिखेंगे नाउ, एक काम करते हैं कलर अलग कर देते हैं भैया, क्योंकि इतने सारे कलर हैं अपने पास तो यूज क्यों ना किया जाए, है कि नहीं। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे नाउ, ये अंग्रेजी वाला नाउ है, वो हिंदी वाला नहीं, चप्पू वाला नाउ वो नहीं है भैया, ध्यान रखना, भाषा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हर शब्द में। पता चला बोलो सर आप मैथ्स में हिंदी वाली नाव क्यों चला रहे हो। बहुत ही घटिया जोक राहुल सर का, लेकिन क्या करें सर स्क्रीन पे हैं तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि सर को सुनाई नहीं देगा, है कि नहीं। चलो A25 आया 24D के साथ, तो A की जगह पे आपने लिखा 20 प्लस, यहाँ पे आपने किया 24 × -4, सो A25 आएगा आपका 20 प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये -4 है, प्लस माइनस -4 4 × 16, 4 1 4 और 4 2 8 और 1 कैरी तो हो जाएगा 96। तो योर A25 वुड बी -76, 9 - 2 = 7, राइट। ये तो पहली चीज आ गई, एंड देयरफॉर यहीं से A26 भी निकाल दोगे क्योंकि आपको सीधे सीधे माइनस करना पड़ेगा, -76 -4 यानी -80। Is this clear? Yes sir. Any problem? No sir. Why did I find 826 so easily? Because it is next term only. और AP में आप कैसे जम करते हो नेक्स्ट टर्म पे, कॉमन डिफरेंस को जोड़ के, तो -76 -4 is -80. These two would be our middle terms. दो होंगे, एक -76 एक -80। खुदा के लिए इन दोनों का एवरेज मत निकाल देना प्लीज कि -76 और -80 /2, तो सर आंसर आया -78। मेरे भाई वो AP में होना भी तो चाहिए, जो परिवार का हिस्सा नहीं है उसे परिवार का मुखिया बना दोगे तो वो तबाही मचा देगा और क्या करेगा, है कि नहीं। तो मिडिल टर्म इन्हीं AP की टर्म्स में से होती है, तो यही दोनों टर्म्स हैं जो कि मिडिल में आ रही हैं, और क्योंकि दोनों आ रही हैं इसलिए हमने दोनों को लिखा है। इनके बीच में कोई और टर्म है ही नहीं AP में, तो हम कहां से लाएंगे। जबरदस्ती घुसेड़ने की और ठूसने की बात होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। चलिए सवाल नंबर 6 समाप्त। इसका सवाल नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि an बी द nth टर्म ऑफ एन AP, आपको नहीं पता कौन है nth टर्म, बस an उन्होंने लिख दिया। इफ A7 is 15, चलो ये दिया हुआ है कि A7 is 15, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस दैट वुड मेक द प्रोडक्ट ऑफ A2, A7 और A12 ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो क्या करना है, हमारे पास जो टास्क है वो ये करना है आपको कि A2 × A7, वहां डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाइड बाय A12 शुड बी ग्रेटेस्ट, ठीक है। वी हैव टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ D, ओके। नाउ अब यहां पे आप एक पैटर्न चेक करो, मुझे जरा बताओ कि A7 और A2 में गैप कितना होगा। सर 5 टर्म्स का, राइट। और A7 और A12 में गैप कितना है सर, वो भी 5 टर्म्स का। तो ये जो मैंने अभी एक्सप्लोर किया कि A7 से A2 जाना है तो 5 टर्म पीछे आना पड़ेगा, ठीक है, और A12 से A7 से A12 जाना है तो 5 टर्म आगे जाना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं चाह कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास A7 की वैल्यू है तो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग एवरीथिंग इन कनेक्शन विथ A7, मतलब सब कुछ 7th टर्म के कनेक्शन में आ जाए, ठीक है। अब ये देखो, इसके बाद एक स्टेप करूंगा मैं, लेकिन उसका मेजॉरिटी ऑफ द कार्य रफ वर्क में होगा और यहां पे सिर्फ एक चीज आएगी। जरा देखो मेरा रफ वर्क में काम क्या हो रहा है। तो भैया रफ वर्क में मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि A2 = A + D, राइट, एंड A7 = A + 6D, राइट। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मुझे मिलेगा A2 - A7 इस तरफ,
इधर a से a माइनस, तो d माइनस 6d, राइट। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो a2 माइनस a7 मिलेगा मुझे माइनस ऑफ 5d। आई कैन ऑल्सो राइट इट एज कि a2 वुड बी a7 प्लस माइनस 5d, राइट। यस सर, तो ये क्या किया आपने, ये आपने a2 को a7 माइनस 5d के रूप में एक्सप्रेस किया इन द रफ वर्क। मैं फेयर वर्क में सीधे ये स्टेटमेंट लिखूंगा कि भैया a2 इज इक्वल टू, या a2 की जगह रिप्लेस करेंगे हम a7 माइनस 5d को। और यही हमने एक्सप्लोर भी किया था कि इनमें 5 टर्म का गैप है, a2 और a7 के बीच में अगर देखा जाए तो 5 टर्म का गैप है। ठीक है, फेयर इनफ। कम टू द अदर साइड नाउ, a12, लेट्स टॉक अबाउट इट। चलो उसकी बात करते हैं। तो भैया a12 जो है आपका वो हो जाएगा a प्लस 11d। अभी भी रफ वर्क में चल रहा है भैया, ध्यान रखना, इसलिए देखो हैंड राइटिंग भी बहुत गंदी कर दी अपन ने। a7 हो जाएगा आपका a प्लस 6d। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा a12 माइनस a7, a से a कैंसल, 11d माइनस 6d। So what do you get? You get a12 minus a7 equals to 5d। पॉजिटिव, माइनस a7 जो है वो उस तरफ जाएगा तो साइड चेंज, तो साइन चेंज, तो a7 प्लस 5d। सो आई गेट अनदर वैल्यू फ्रॉम रफ वर्क कि भैया जो a12 है हमारा, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ a7 प्लस समथिंग। इससे हो ये गया कि मेरी पूरी जो इक्वेशन थी ना उसमें एक ही वेरिएबल है और वो है a7 और दूसरा वेरिएबल है d। पहले क्या था, पहले तीन वैल्यूज थी जो कि यहाँ पे विचरण कर रही थी, अब 3 की जगह एक ही रहेगी। ठीक है, चलिए। और ये मैंने रफ वर्क में किया ताकि मेरे टीचर को ना लगे कि मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ, 11th में आ गया हूँ, तो मुझे डायरेक्टली ऐसे लिखने का आइडिया होना चाहिए। पर जैसे आपको पहली बार हेल्प लगती है तो आपने रफ वर्क में हेल्प ले ली। चलो, व्हाट डू वी डू, लेट्स पुट द वैल्यूज। ठीक है, तो a7 की वैल्यू है 15 माइनस 5d, ये आपको एक चीज मिल गई सबसे पहले। ठीक है, इंटू 15, ये a7 की खुद की वैल्यू है, और यहां पे आपने लिखा 15 प्लस 5d। थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, मैं यहां से 5 कॉमन लूंगा तो अंदर मुझे मिलेगा 3 माइनस डी। ठीक है, इंटू 15, इंटू यहां से मैंने 5 कॉमन लिया तो अंदर मिलेगा 3 प्लस डी। नाउ चेक, मैं सारे नंबर्स वाले पार्ट को एक तरफ लिख रहा हूं और वेरिएबल पार्ट वाले पार्ट को एक तरफ। तो 15 इंटू 5 आ जाएगा इस तरफ। ठीक है ना, तो 15 इंटू 5 ये आया एट वन साइड, इधर आया ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस डी, और इतने आ गए 3 प्लस डी। ठीक है, एनी प्रॉब्लम सो फार? व्हाट डिड वी डू, वी रीअरेंज टू पुट ऑल द नंबर्स ऑन वन साइड। हमने सारे नंबर्स को एक साइड कर दिया और वेरिएबल वाले पार्ट को एक साइड कर दिया। अभी हम यही एक्सप्लोर कर रहे हैं भैया कि इसको मैक्सिमम कैसे बनाया जाए या ग्रेटेस्ट कैसे बनाया जाए। ठीक है, उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां देखो 15 इंटू 25 करेंगे और इधर पे a माइनस डी या a माइनस बी और a प्लस बी का नियम यूज करके आई एम राइटिंग a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, तो 15 टू 25 करने पे, if I'm not wrong, 375 आता है। एक बार चेक करो, तो ये हो जाएगा भैया 375 के 325। एक बार चेक करो, देखो मेरा गणित तो बहुत कमजोर है तो मैं तुमसे ही चेक करवाऊंगा भैया। 5 5 25, 5 यहाँ 2 ऊपर, 5 2 से 10, 11 12 और ये 25, तो ये हो गया 375। बिल्कुल ठीक है सर, आपका जो गेस वर्क था वो ठीक निकला। चलिए, और इधर पे अंदर आ जाएगा 9 माइनस डी स्क्वायर। अब जरा आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस, या हम कहते हैं जैसे कि मेंटल एबिलिटी जो होती है उसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सोचने वाली बात यहाँ पे ये है फिलहाल कि भैया ये जो डी स्क्वायर है इसके आगे एक माइनस साइन लगाए। ठीक है, मतलब हम डी की जितनी बड़ी वैल्यू डालेंगे 9 में से उतना माइनस होते जाएगा, मतलब 375 में से उतनी छोटी वैल्यू होगी माइनस मल्टीप्लाई, और जितनी छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी आपका आंसर उतना छोटा आएगा। तो अगर मुझे इसको ग्रेटेस्ट बनाना है, ठीक है, तो मुझे 9 माइनस डी स्क्वायर को सबसे बड़े पे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और 9 माइनस डी स्क्वायर को सबसे बड़े पे छोड़ने का मतलब है बेसिकली आप यहां पे लिखोगे फॉर प्रोडक्ट टू बी ग्रेटेस्ट, यदि आपको प्रोडक्ट को ग्रेटेस्ट बनाना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी स्क्वायर हैज टू बी 0, यानी डी स्क्वायर को आप क्या करोगे, 0 के बराबर लाके छोड़ोगे, तब जाके आपका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, अन्यथा तो जितनी बड़ी डी की वैल्यू रखते जाओगे, स्क्वायर होने के बाद जब वो माइनस पे आएगा तो वो नंबर को और छोटा करते जाएगा, पर मुझे ग्रेटेस्ट चाहिए, तो इसलिए मैंने डी स्क्वायर को बोल दिया कि नेगेटिव। सो देयरफॉर डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि भैया 0 का स्क्वायर रूट करोगे तो 0 ही आएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ डी कितनी है, तो वैल्यू ऑफ डी या फिर कॉमन डिफरेंस है 0। क्लियर हो गया ये मामला? हाँ जी सर, कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, दो चीजें। पहला, कैसे मैंने जिसको ग्रेटेस्ट बनाना है उसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है, एंड मैंने उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करते करते एक ऐसे मोड पे ला दिया जहां पे मुझे सीधे सीधे आंसर रिलेट करने में हेल्प मिल रही है। फिर सेकंड पार्ट क्या था कि डी स्क्वायर की वैल्यू क्या रखे, वहां पे हमने सोचा कि डी की किस किस वैल्यू पे हमारा आंसर कितना बड़ा या छोटा आएगा। तो हमने ये जब सारी वैल्यूज रखी तो हमें ये समझ में आया कि जितनी ज्यादा हम डी की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा फिर हमें कम मिलेगा आंसर, तो ग्रेटेस्ट वाला पार्ट नहीं हो पाएगा। अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर 0 क्यों, नेगेटिव क्यों नहीं चले गए हम, क्योंकि भैया आपने करना है स्क्वायर, तो नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो बाहर का माइनस साइन है वो माइनस ही रहेगा, एक्टिव रहेगा, मतलब वो सब्ट्रैक्शन या घटाना का जो कार्य है वो करते रहेगा, तो उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो हमें सवाल से क्या सुनने को मिला, डी की वैल्यू 0 है, अर्थात A2 भी होगा A7 के बराबर यानी 15, और A12 भी होगा A7 के बराबर यानी 15, क्योंकि D की वैल्यू 0 मतलब सारी टर्म्स सेम है। एग्जाम्पल 8 कह रहा है कि दिए हुए सीक्वेंस की सबसे पहली नेगेटिव टर्म पता लगाइए। ठीक है, तो ये जो आपका सीक्वेंस है ये क्या है भैया, ये है 25, फिर 24 एंड 24 1/4, फिर 23 1/2, फिर 22 3/4 एंड सो ऑन। पहली बात तो ये बताओ, क्या प्रथम दृश्य ये एक एपी लग रही है? इज इट लुकिंग लाइक एन एपी? यस सर। तो आपका यहाँ पे ए हो गया 25, योर कॉमन डिफरेंस, और डी इफ यू वुड चेक वुड बी -3/4। ठीक है, क्योंकि 25 से अब 24 1/4 पे आ गया, आपका 3/4 भाग चला गया। यहाँ पे भी देखोगे 1/4 ये गया, हाफ इसका गया, तो कुल मिला के आपका डी जो आ रहा है वो -3/4 आएगा। आप चाहे तो खुद माइनस करके भी देख सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है कि नहीं। चलो डी आ गया। अब कह रहे हैं फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब देखो सबसे पहला जो नेगेटिव नंबर आता है संसार में वो 0 के बाद आता है ना, 0 के उस तरफ, मतलब जो हमारा an है उसको 0 से कम होना पड़ेगा। अब 0 से कम कितना, तो भैया ये तो फ्रैक्शन में भी जा रहा है, तो मैं ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए केवल इतना लिख रहा हूं कि an शुड बी लेस देन 0। ठीक है, जो भी अब n की वैल्यू यहां से मिलेगी हम क्या कहेंगे, हम उसको फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या बन रही है, कंडीशन फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज an शुड बी लेस देन 0। रीजन बीइंग वेरी सिंपल कि जब वो लेस देन 0 होगा तभी आपको पहले नेगेटिव नंबर की थोड़ी दिखना शुरू होगा, है ना। 0 से आप उस तरफ जाएंगे तो उसके बाद ही आपको सबसे पहला नेगेटिव नंबर मिलेगा, इसलिए यहां पे आपने लिखा an शुड बी लेस देन 0। अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा जरा वो भी लिख लेते हैं। तो भैया यूजिंग an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी वी गेट। देखो फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, लेकिन आपका इक्वल टू साइन है तो कोई बड़ी बात नहीं, जैसे आप करते आओ वैसे ही करते आओ। तो आप a की जगह लिखोगे 25, सेम कलर से नहीं लिखेंगे भैया क्योंकि फॉर्मूला है, अपन हमने सिर्फ हाईलाइट करने के लिए लिखा था। तो अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि an के लिए a की जगह पे आ गया 25, n मुझे पता नहीं है तो n-1, d की जगह लिखा मैंने -3/4 एंड देन इट इज लेस देन 0। ठीक है, an का फॉर्मूला में वैल्यू रख के मैंने जो मेरी कंडीशन थी उसमें रख दिया। अब यहां देखना, चाहे तो आप 4 का ले लीजिए एलसीएम, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 100। ठीक है, 25 प्लस होगा ना, है ना, हाँ 25 प्लस, तो आपने लिया 100 प्लस 3n - 3 होल डिवाइड बाय 4। आई डिड 2 थिंग्स, दो चीजें की मैंने। पहला एलसीएम लिया तो 25/1 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो इसमें इंटू 4 करेंगे, 25 × 4 इज 100।
दूसरा मैंने -3 को किससे मल्टीप्लाई किया, -3 को मैंने मल्टीप्लाई किया n-1 से, तो ये हो गया -3n + 3 होल डिवाइड बाय 4 इज लेस देन 0। 4 वहां जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई किससे, 0 से, तो जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो खुद क्या बन जाएगा सर, खुद भी बन जाएगा 0। चलिए तो आपके पास बचा 100 + 3 यानी 103 -3n शुड बी लेस देन 0। ठीक है, अब यहां देखना, अगर मुझे इसको फर्दर सॉल्व करना है तो मुझे 3n को उधर भेजना पड़ेगा, तो 103 शुड बी लेस देन 3n। तो हम में से बहुत लोग क्या होते हैं यहाँ पे ये डर जाते हैं कि सर साइन कैसे चेंज करेंगे। देखो आपने क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू ऐड की है तो साइन चेंज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, है ना। तो आपने लिखा 103 -3n, तो ये 103 कहां से आया था, 100 + 3 करके -3n हो गया। अब आप डिवीजन में भेज रहे हैं किसको, अब आप डिवीजन में भेज रहे हैं 3 को, तो इट शुड बी लेस देन n। कितना होगा यहाँ पे सर, 3 3 = 9, कितना बचा सर 13 बचा, 3 4 = 12, ठीक है, और कितना बोला आपने सर, फिर बचेगा 34.1, तो ये हो जाएगा 34.3। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बहुत साफ साफ है कि n की वैल्यू 34.3 से बड़ी होनी चाहिए। जिस तरफ आपके ये जो क्या कहते हैं उसको अपन कौवे की चोंच कहते थे हमारे सर, तो हमारे जो टीचर थे, आपके भाषा में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो जिस तरफ ये एरो ओपन होगा वो बड़ी वैल्यू होती है, तो n शुड बी ग्रेटर देन 34.3। अब क्योंकि n पोजीशन है तो n वुड बी इक्वल टू नेक्स्ट नेचुरल नंबर दैट इज 35। तो आपकी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, वो होगी 35th टर्म। अब सिर्फ आपको ये नहीं बताना है कि भैया 35th टर्म होगी, उस पोजीशन पे कौन बैठा है वो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा अगला टास्क शुरू होता है जिसमें हम पता लगाएंगे कि ये 35th टर्म पे बैठा कौन है। ठीक है, क्योंकि वो नहीं पता होगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे A35 इज इक्वल टू A + 34D। आपने लिखा यहाँ पे नाउ A35 इक्वल्स टू A + 34D। सो A35 A की जगह लिखा आपने 25 + 34 इंटू कितना है आपका D, सर D की वैल्यू है -3/4, तो वो हम रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इफ इट इज एबल टू डिवाइड तो दैट इज फाइन, इफ इट इज नॉट एबल टू डिवाइड देन यू हैव टू डू द नीडफुल। तो 25 इंटू 4 किया तो 100 -34 इंटू 3 करो तो 4 3 = 12, 1 कैरी, 3 3 = 9 और 1 10, 102 और ये होल डिवाइड बाय 4। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है भैया, A35 में 100 - 102 मतलब -2/4 कैंसिल होने के बाद आपको मिलेगा A35 इज इक्वल्स टू -1/2। इज दिस क्लियर? क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। 35th यहाँ पे हमारा 35th टर्म निकल गया हमारा, -1/2 वही हमारा आंसर हो गया। कुछ ज्यादा करने को था नहीं, खाली इंपॉर्टेंट क्या था, कैसे आपने ये इनइक्वालिटी वाले साइन को सॉल्व करना है उसका थोड़ा ध्यान रखना। बहुत लोग इसी में घबरा जाते हैं, बाकी तो अपना रूटीन प्रोसीजर है, कुछ खास करने को था नहीं। स्क्रीन को हम करेंगे क्लियर एंड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भैया, 9th क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि यदि p टाइम्स pth टर्म ऑफ एन AP is q टाइम्स qth टर्म देन शो दैट p + qth टर्म इज 0। इन सारे सवालों में लगभग एक जैसा ही पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, कुछ ज्यादा इसमें अपन को करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां देखो क्या कह रहा है, p टाइम्स, तो अब अगर इसको लिखोगे गणित की भाषा में तो ये हो गया p, ये हो गया टाइम्स के लिए यूज होने वाला मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ये अपन ने लिखा pth टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स qth टर्म, है ना, ये लिखा है ना, तो a q। चलिए अब आपको शो क्या करना है कि p + qth टर्म 0 के बराबर है। वो कैसे होगा, तो देखो थोड़ा सा इसको ओपन अप करते हैं अपन। तो अपन ने लिखा भैया p इंटू, आपने pth टर्म को ओपन किया तो a + p - 1 इंटू d होना चाहिए। ठीक है, ये क्या किया हमने, ये हमने an का फॉर्मूला यूज करके ap को एक्सपैंड किया, यानी pth टर्म को एक्सपैंड किया, और ये बराबर है किसके, ये बराबर है q टाइम्स ऑफ, यहां पे लिखा आपने a + q - 1 यानी qth टर्म के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो। ठीक है, आप चाहें तो यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है।
ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं भैया, देखो अगर आपको मजा नहीं आ रहा है कि नहीं सर लिखना ही, तो यहां पे आप लिखोगे यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको यूज करके आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने ये टीचर को बता भी दिया। चलिए ब्रैकेट को धीरे धीरे ओपन करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर के ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, गलती कम होगी। तो a प्लस हमने यहां मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला dp माइनस डी, यही होना चाहिए, बहुत सिंपल सा फंडा है। इधर पे आपको मिला q एज इट इज, अंदर आया a प्लस डी क्यू माइनस डी। ठीक है, ये क्लियर हो गया जी। अब इसको अंदर ले जाओ तो आपको मिलेगा ए पी, यानी a इंटू पी प्लस डी पी स्क्वायर माइनस डी पी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस डी क्यू स्क्वायर माइनस डी क्यू। अब हम एक चीज क्या कर सकते हैं, हम सारी एक जैसी दिखने वाली टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, उससे हमें क्या मिलेगा, तो सर सबके पास क्योंकि ये डी और ए सब है तो सबका सब इधर ले आओ, तो आपको मिलेगा ए पी माइनस ए क्यू, ये पहला चीज, प्लस यहां से आपको मिलेगा डी पी स्क्वायर माइनस डी क्यू स्क्वायर माइनस डी पी और ये प्लस डी क्यू इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, जो जो कॉमन निकल सकता है उसको कॉमन निकालेंगे और जो थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकते हैं उन्हें सिंप्लीफाई भी करेंगे। तो यहां से मैंने a कॉमन लेना है सबसे पहले, अंदर मिलेगा p माइनस क्यू। ठीक है, यहां पे मैं d कॉमन लूंगा प्लस d, अंदर मिलेगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहां पे मैं लूंगा माइनस d कॉमन क्योंकि मुझे सेम ही पैटर्न लेके चलना है। ठीक है, तो जब मैं माइनस d कॉमन लूंगा तो p हो जाएगा पॉजिटिव और q हो जाएगा नेगेटिव। सर ये कैसे, तो देखो माइनस डी पी था, आपने माइनस डी कॉमन लिया तो p बच गया पॉजिटिव, क्योंकि माइनस साइन आप पहले ही बाहर ले चुके। दूसरी तरफ डी क्यू पॉजिटिव है, लेकिन जो पॉजिटिव साइन है वो बनता कैसे, तो सर हमने नियम पढ़ा है कि दो नेगेटिव मिला के एक पॉजिटिव बनते हैं। तो जब आप एक नेगेटिव बाहर खींच लोगे तो प्लस के अंदर थे दो नेगेटिव, एक आपने बाहर खींच लिया, अंदर क्या बचेगा एक, तो वो हमने लगा दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का मामला बन रहा है। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो जाएंगे। देखिए कैसे, सर आगे कैसे बढ़ाएंगे इसको, तो यहां पे देखो मैं एक चीज कर रहा हूं जो कि इस सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कहा जा सकता है। पहला वाला पार्ट मैंने ऐसे लिखा कि भैया a इंटू पी माइनस क्यू होना चाहिए, वो हमने कर दिया, प्लस अब ये जो d के साथ है ना p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूं। तो एक लिखा मैंने p माइनस क्यू, एक लिखा मैंने p प्लस क्यू। ये कहां से आया सर, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में था, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तहत हम ओपन करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, साथ में आपको मिल रहा है माइनस ऑफ d इंटू पी माइनस क्यू और ये इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इन तीनों टर्म को ऑब्जर्व करें तो आप तीनों में से p माइनस क्यू कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, आपने जब p माइनस क्यू कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, सर जब मैंने तीनों में से p माइनस क्यू कॉमन लेना है तो मेरे पास अंदर बचेगा इधर पे एक a क्योंकि p माइनस क्यू बाहर आ गया, प्लस यहाँ पे d बचेगा और साथ में बचेगा p प्लस क्यू और एक बचेगा माइनस d एंड दिस होल वुड बी इक्वल टू 0। ये p माइनस क्यू यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, इसको मैं साइड चेंज करके उस तरफ भेज रहा हूं, तो 0 डिवाइड बाय p माइनस क्यू हो जाएगा एंड 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0 ओनली। तो मेरे पास कुल मिला के अब क्या बच गया कि a प्लस डी टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू माइनस डी इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ा रहा हूं, तो a प्लस, देखो अब क्या कर रहा हूं मैं, एक ब्रैकेट लगाया मैंने और मैंने लिया d कॉमन, तो आपके पास एक बच गया p प्लस क्यू, ठीक है, एक बच गया -1 और आपने लिया है d कॉमन इन दोनों में से। ठीक है, इसको आप अगर कंबाइन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी इक्वल टू 0। और इसको अगर आप कंपेयर करो हमारे फॉर्मूला से तो a प्लस प्लस n-1
अब यहां पे आपको क्या इमेजिन करना है कि ये पूरा का पूरा जो p प्लस क्यू है ये आपका n है, तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, अर्थात आप यहां पे कंक्लूड करके लिखेंगे कि देयरफॉर ए p प्लस क्यू यानी p प्लस क्यूएथ टर्म इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, जो गिवन था उसी को हम सॉल्व करते गए, सिंप्लीफाई करते गए और एंड रिजल्ट तक पहुंच गए बिना कुछ ज्यादा एफर्ट के। खाली इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या थी कि n को आइडेंटिफाई करना यहां पे p प्लस क्यू के फॉर्म में, ठीक है। अगर आप वो कर पाए तो काम आसान, वो नहीं कर पाए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल। चलिए गुड टू गो, खत्म करें सवाल को। हाँ जी सर बिल्कुल, सवाल नंबर 9 अपना समाप्त हो गया। सवाल नंबर 10 देखो अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस 7, 10, 13 एंड सो ऑन। इसको सॉल्व करने की दो अप्रोच है, मैं आपको दोनों से अवगत कराऊंगा, ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करना। देखो पहली वाली अप्रोच ये कहती है कि आप यहां पे बना लो एक न्यू एपी, ठीक है, जिसमें आपकी एपी हो जाएगी ऑपोजिट, मानी उल्टा चलेगी। तो पहला टर्म हो जाएगा आपका 130 और जो कॉमन डिफरेंस आपको शुरू में दिख रहा है ना प्लस 3 का, क्योंकि 7 प्लस 3 इज 10, 10 प्लस 3 इज 13, तो वो हो जाएगा -3 का। तो आपकी यहाँ पे टर्म हो जाएगी फिर 127, ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगी यहाँ पे 124 एंड सो ऑन टिल 7। तो जब आप न्यू एपी बना देंगे तो आपने क्योंकि पूरा एपी ही पलट दिया, मतलब आपने रिवर्स कर दिया, तो जो एंड से 15 टर्म निकालनी थी वो आपकी अब न्यू एपी की स्टार्टिंग की 15th टर्म हो जाएगी। तो यहां पे आप लिखोगे कि a इज इक्वल टू 130, ठीक है, d इज इक्वल्स टू -3, देन n इज इक्वल्स टू 15। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है an विच इज अननोन। तो आप यहां पे बोलोगे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, जो अब तक हम करते आए कि भैया यूजिंग an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी वी गेट, क्या प्राप्त होगा हमें भैया, तो हमें तो an निकालना ही है। तो आपने लिखा a15 इक्वल्स टू a यानी 130 प्लस n-1 दैट इज 14 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी -3, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो a15 हो जाएगा, यहां पे आप करोगे तो 130 माइनस, क्योंकि -3 है, प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। 14 3 कितना होता है सर, 42 होता है यदि हम गलत नहीं हो तो। एक बार आप भी चेक करो, 3 4 12, 1 कैरी, 3 1 3 4, यस 130 माइनस 42, तो 30 तो वहीं चले गया, 12 और जाएगा तो आपका जवाब आएगा 88। ये एक तरीका जिसमें आपने एपी को रिवर्स किया। दूसरा एक शॉर्टकट सॉर्ट ऑफ चलता है, ठीक है, जिसमें आपको जब भी बोलेगा 15th टर्म फ्रॉम द एंड तो आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे a और यहां पे लिखोगे 15 फ्रॉम एंड, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है भैया, तो इसका फॉर्मूला है l यानी लास्ट टर्म प्लस n-1 यानी जो आपको बोली है वो -1 इंटू -d करना पड़ता है। जो भी आपके ओरिजिनल एपी का d था उसके साथ एक माइनस साइन जोड़ दो, या ऐसा भी लिखते हैं कुछ लोग कि ये हो जाएगा l माइनस n-1 इंटू डी। तो ऐसे लिखोगे तो भी ठीक है, प्लस लिख के n-1 इंटू -d लिखोगे तब भी ठीक है, ठीक है। -d से क्या मतलब है, जो आपकी नॉर्मल एपी थी उसका d आपको नेगेटिव करना है। हमने यहाँ पे वही किया, -3 ही लिखा, वहां पे भी वही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट सॉर्ट ऑफ हो जाता है, इजीली आपका आंसर आ जाता है कि भैया 130 माइनस 14 इंटू 3, तो वही हम भी करेंगे यहाँ पे कि भैया 130 माइनस 42 दैट इज 88। तो यह 15th टर्म फ्रॉम द एंड वुड बी 88। ऐसे समझ में आया, ऐसे करो। वो अगर फॉर्मूला याद रह जाता है तो वो कर लो। बहुत बार लोगों के साथ क्या होता है कि ये ट्रिक तो समझ जाते हैं चीजों की, लेकिन फॉर्मूले याद नहीं रहते, ठीक है। तो उस केस में आप अगर नॉर्मल और जैसे नेचुरली अपन चलते हैं वैसे चलना चाहें तो वो भी ठीक है ना। सो डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन विच इज फीजिबल फॉर यू। एज अ टीचर मेरे लिए दोनों ईजी है, ठीक है। ये मुझे अगर याद रह जाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, ये मुझे अगर याद नहीं रह पाता है वो वाला फॉर्मूला तो मैं ऐसे करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, टीचर नंबर तो उतना ही देगा, ठीक है। चलिए स्क्रीन यहाँ पे क्लियर एंड प्रोबेबली हमारा सेशन यहाँ पे होने वाला है एंड, लेकिन
बिफोर वी एंड द सेशन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि देखो अब तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे एपी के nth टर्म पे बेस्ड थे, तो अभी और बहुत सारे क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने जिसमें हम सम ऑफ एन टर्म्स और ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो होगा पार्ट 2 ऑफ एपी जो कि अभी जल्दी आपके सामने आ जाएगा, तो उसको देखना मत भूलना। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि भैया देखो हमारा यूट्यूब चैनल तो है ही, तुमको पता ही है, बढ़िया से अपने सब्सक्राइबर्स भी है, लेकिन हमारी वेबसाइट और ऐप भी है जिसके थ्रू आप इजीली यूट्यूब पे जितने भी वीडियोज़ हैं हमारे वो सब दोबारा ईजिली देख सकते हो। ठीक है, जितनी भी बार देखो, जितने भी दिन तक देखो, कुछ पे करने की ज़रूरत तो है नहीं, बढ़िया अपना चलता है यहाँ पे दोनों चीज़ों पे। तो इनकेस आप यूट्यूब पे अगर आपको मान लो बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं तो ये दो आपके जो वो है मेथड्स हैं काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना यूट्यूब पे ताकि आपको इजीली सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं, और साथ ही साथ आप इन्हीं के थ्रू हमारी वेबसाइट और ऐप के थ्रू आपके ई बुक्स या फिर ई नोट्स को भी प्रोक्योर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे फॉलो करना ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। कुछ नए इनोवेटिव सेशंस हम बनाते हैं, कुछ नए शॉर्ट्स बनाते हैं, छोटे वीडियोस बनाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं, वो भी आप आसानी से देख सकते हो। हमारे सारे वर्टिकल्स आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से हमारी है। आपको क्या करना है, बस पूरी शिद्दत लगन और मेहनत से पढ़ाई करनी है और अपने एग्जाम में बढ़िया से स्कोर करना और जीवन में खूब तरक्की करनी है। ठीक है, चलो इसी के साथ अपन करते हैं आज का सेशन एंड। आप रखो अपनी तबीयत का ख्याल, करो माँ बाप की सेवा, दोस्तों के साथ अच्छे से दोस्ती रखो, उनकी हेल्प करो, उनकी हेल्प लो, प्यार मोहब्बत से रहो, ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। सी यू सून, बाय बाय।